अध्याय 461 नया सबसे वांछित अपराधी। लुइस हैमिल्टन एरिना, वार्म अप रूम। मैच के बाद एक डॉक्टर चुपचाप लियो की चोटों का इलाज कर रहा था, जबकि ऊपर कहीं चकाचौंध भरी रोशनी और जोरदार तालियों के बीच अगले ड्रैगन को ताज पहनाने का भव्य समारोह चल रहा था। लेकिन वार्म अप रूम के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। लियो और डंपी दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला। अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के बावजूद, एक शानदार प्रदर्शन देने और एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के बावजूद, लियो खुद को एक शांत भ्रम में डूबा हुआ पाया। सोरोन के अंतिम फरमान ने उनके सामने जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए थे। एक और वह आगे आने वाले अवसरों के महत्व को नकार नहीं सकता था। चार्ल्स ने एक बार कहा था कि पंथ की गुप्त तकनीकें जब पूरी तरह से निपुणता प्राप्त कर ली जाती है तो अद्वितीय होती है। उन्हें सीखने से निस्संदेह उसकी शक्ति अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरी ओर वो उस उपाधि के भार को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था जो सोरोन ने अनौपचारिक रूप से उस पर थोप दी थी। छाया ड्रैगन, एक प्रतिनिधि, एक विकल्प, वो व्यक्ति जो असली ड्रैगन के असफल होने की स्थिति में उसकी जिम्मेदारी संभालेगा। सांस एक गहरी आह भरते हुए लियो ठंडी धातु की बेंच पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी निगाहें फर्श पर टिकी हुई थी क्योंकि अखाड़े के मंच से आतिशबाजी और धूमधाम की हल्की गूंज कंक्रीट की दीवारों से छनकर आ रही थी। वह अपने सीने में बढ़ती बेचैनी को रोक नहीं सका। शैडो ड्रैगन की उपाधि न तो उसने चाही थी और न ही वह इसे निभाना जानता था। ये सिर्फ वेर के पतन की स्थिति में कार्यभार संभालने का दबाव ही नहीं था, बल्कि इसके साथ आने वाला हर तरह का दबाव था। चारों ओर चल रही छानबीन, कानाफूसी और राजनीतिक दांवपेच, उसे तूफान के आने से पहले ही उसका आभास हो रहा था। अब मुझे एल्डर काउंसिल के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहिए, उसने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। तकनीकी तौर पर उनमें से किसी का भी उस पर कोई अधिकार नहीं था। उसके प्रशिक्षण की देखरेख अभी भी चार्ल्स ही करेंगे, और सोरोन ने एल्डर्स को उसके मार्ग को निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं दिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे दूरी बनाए रखेंगे। वे अब भी मौजूद रहेंगे, अब भी शामिल रहेंगे। अब भी उन्हें वेर के साथ मिलकर उसे शिक्षित करने और उसे आकार देने का काम सौंपा जाएगा, और लियो को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी व्यक्तिगत शिकायतें उन पाठों में झलकेंगी। और वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? पूरे पंथ के सामने ड्रैगन की उपाधि को ठुकराकर उसने न केवल प्रथम और 12वें एल्डर्स का अपमान किया था, बल्कि उन सभी लोगों के विश्वास पर थूका था जिन्होंने उस पर अपनी उम्मीदें रखी थी। परिषद में उन्हें जो भी समर्थन प्राप्त था वो अब खत्म हो चुका था। प्रथम एल्डर का खेमा उनके इनकार से बेहद नाराज था। 12वें एल्डर को सार्वजनिक तौर पर हुए इस हंगामे से निश्चित रूप से अपमानित होना पड़ा था। और वेर की तरफ वहां भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वे आज से पहले भी उसके सहयोगी नहीं थे और आज के बाद भी उसके सहयोगी नहीं बनने वाले थे। सांस लियो ने एक बार फिर आह भरी और अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया, क्योंकि वास्तविकता राख की तरह उस पर हावी हो गई थी। उसने दोनों ही रास्ते बंद कर दिए थे। एक तरफ उसने उन लोगों का समर्थन भी छीन लिया था जिन्होंने कभी उसका साथ दिया था, और दूसरी तरफ उसने उस गुट को भी नाराज कर दिया था जिसने उसका विरोध किया था। अब वो इन सबके केंद्र में खड़ा था, अकेला, न तो मित्र, न शत्रु, न उनका नया ड्रैगन, न ही कोई आम नागरिक। बस एक विकल्प, एक ऐसी भूमिका में फंसा हुआ जिससे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा और जिसे शायद ही कोई माफ करेगा। इसी बीच अखाड़े के केंद्र में खून से लथपथ और चोटों से ग्रस्त होने के बावजूद एगोन को तुरंत औपचारिक सफेद वस्त्रों से ढक दिया गया और दर्शकों के सामने सीधा खड़ा किया गया, क्योंकि उनका आधिकारिक राज्याभिषेक समारोह शुरू हो गया था। पंथ के एक अनुष्ठानिक पुजारी द्वारा ड्रैगन की हड्डी से तराशी गई एक प्राचीन टोपी को आगे लाया गया, जो सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। उसकी हाथीदांत जैसी सतह चिकनी और गोलाकार थी, और उसके बैंड में 12 पतले खांचे खुदे हुए थे जिनमें पवित्र पंख लगे होते थे, जो ड्रैगन के बुजुर्गों की परिषद के साथ बंधन का प्रतीक थे। दर्शक सम्मानपूर्वक मौन धारण किए रहे और सांस रोककर देखते रहे जब प्रथम बुजुर्ग अपने बूथ से आगे बढ़े। अपने हाथों में चमकीले सफेद रंग का और हल्की चांदी की लकीरों वाला एक लंबा पंख पकड़े हुए उसे भीड़ के सामने उठाया और एक संक्षिप्त प्रार्थना की, फिर धीरे से उसे मुकुट में स्थापित किया और वापस अपने स्थान पर चले गए। कुछ ही देर बाद दूसरा बुजुर्ग भी धीरे धीरे और शालीनता से आगे बढ़ा। उसके हाथ में गहरे समुद्री नीले रंग का एक पंख था, जो ज्ञान और संयमित अधिकार का प्रतीक है। उसने उस पंख को पहले पंख के बगल में रखा और एगोन को एक छोटा सा इशारा किया, जबकि भीड़ उस क्षण की गंभीरता में स्तब्ध खड़ी रही। एक एक करके 12 बुजुर्ग अपनी भेंट लेकर आए। लाल, हरे, सुनहरे, राख भूरे और अन्य पवित्र रंगों में रंगे हुए पंख,
जिनमें से प्रत्येक ड्रैगन से अपेक्षित एक मूल गुण का प्रतिनिधित्व करता था, जैसे कि दृढ़ संकल्प, कर्तव्य, बलिदान, शक्ति, विनम्रता और दूरदर्शिता। जैसे जैसे प्रत्येक पंख जुड़ता गया, मुकुट का वजन नहीं बल्कि उसका अर्थ बढ़ता गया। जबकि एगोन पत्थर की तरह स्थिर रहा, उसकी आंखें सामने की ओर टिकी हुई थीं, उसके गालों पर खून अभी भी सूखा हुआ था। जब अंतिम बुजुर्ग लॉर्ड ट्वेल्थ ने अंतिम पंख को मध्य खांचे में रखा, तो ऐसा लगा मानो अखाड़ा थम गया हो, क्योंकि हाथी दांत का मुकुट प्रकाश में हल्का सा झिलमिला उठा और पंख एक अदृश्य हवा से धीरे धीरे सरसरा उठे, मानो उस क्षण से जागृत हो गए हों। एगोन ने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। तभी पुजारी आगे बढ़ा और धीरे से मुकुट को उसके सिर पर रख दिया, उसे ठीक से फिट किया और फिर आदरपूर्वक झुककर वहां से चला गया। और अंत में डाना की आवाज अखाड़े में गूंज उठी, तेज और स्पष्ट, जैसे उसके शब्द घाटी में गरज की तरह सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हों। वरिष्ठ परिषद की इच्छा से और महान देवता सोरोन की दिव्य दृष्टि के अधीन, आरोहण पंथ एगोन वेर को इस पीढ़ी का ड्रैगन घोषित करता है। उनके पंथ कभी न लड़खड़ाए, उनकी अग्नि कभी न बुझे, और वे पंथ को उसी प्रकार गौरवान्वित करें जैसे उनसे पहले सभी ने किया। तभी भीड़ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लुईस हैमिल्टन एरिना के हर कोने से जयकारे गूंजने लगे। ऊपरी पंक्तियों से फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी और एरिना की रोशनी पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगी। एगोन इन सबके नीचे खड़ा था, उसका मुकुट चमक रहा था, उसकी मुठियां भींची हुई थीं, और उसका चेहरा भावों का एक ऐसा कैनवास था जिसे वह प्रकट करने से इनकार कर रहा था। जैसे ही प्रेस के कैमरों का शटर बंद हुआ और ब्रह्मांड के नए नंबर एक सबसे वांछित अपराधी की तस्वीर सामने आए। XXXXXX खंड 4 का अंत। XXXXXX अध्याय 462 खबर फैलती है टाइमलेस असैसिन वॉल्यूम 5। एक परछाई का पीछा करना, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि सिंहासन पर कौन बैठा है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि सिंहासन पर कौन बैठा हुआ प्रतीत होता है। तलवारों की तुलना में प्रतीक कहीं अधिक प्रभावी ढंग से शासन करते हैं। और यदि आप एक ऐसा दिव्य, इतना पवित्र प्रतीक उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी छाया के चारों ओर संपूर्ण प्रणालियां परिक्रमा करती हों, तब ये बात मायने नहीं रखती कि वह लड़ सकता है, सोच सकता है या बोल भी सकता है या नहीं। महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये है कि उसकी छवि लंबे समय तक बनी रहे, ताकि दूसरे लोग उसके नाम पर हत्याएं कर सकें। सर्वोच्च इतिहासकार वेलो वार्न, साम्राज्य की संरचना, छठा संस्करण। वेया के अगले ड्रैगन बनने की खबर सबसे पहले बाहरी क्षेत्र में फैली। पंथ नियंत्रित अंतरिक्ष के किनारों पर स्थित छोटी तटस्थ कॉलोनियों को भोर के आसपास उनके राज्याभिषेक के क्षण का प्रसारण प्राप्त हुआ, क्योंकि नेटिजन्स ने चुपचाप तस्वीरें ली और उन्हें तुरंत अपने गैलेक्सी नेट फीड पर पोस्ट कर दिया। पहले तो यह एक मजाक जैसा लगा, मानो किसी युवा को सम्मानित किए जाने की एक तस्वीर हो। औपचारिक वस्त्रों में सजे एक युवक का लंबा कद, सिर थोड़ा झुका हुआ, आंखें ठंडी और बिना पलक झपकाए, परिणाम की परवाह किए बिना, एक तीक्ष्ण स्थिरता के साथ सीधे कैमरे के लेंस में घूर रहा था। लेकिन फिर कैप्शन आया, एगोन वेर, एक निषिद्ध वंश का उत्तराधिकारी। आरोहण पंथ का अगला ड्रैगन। 4 घंटे के भीतर ही उस पोस्ट को कॉपी किया गया, क्लिप किया गया, दोबारा पोस्ट किया गया, अनुवादित किया गया, वाटरमार्क लगाया गया और हजारों अलग अलग तरीकों से उसकी व्याख्या की गई। 6 मिनट के भीतर ही इसने धर्मी गुट की पहली बस्ती पर हमला कर दिया और 24 घंटे के भीतर ही उसका चेहरा हर जगह नजर आने लगा। गगनचुंबी इमारतों और विशालकाय टावरों से भरे शहरों में, क्षुद्रग्रह बेल्ट और खोखले चंद्रमाओं के ऊपर बने खेतों में, विश्वविद्यालयों, सैन्य अकादमियों, परिषद कक्षों, सड़क किनारे के कैफे और अनाथालय की दीवारों के पार, ये छवि हर जगह फैल गई थी। समाचार एंकरों के पीछे उनका चित्र झिलमिलाता रहा, सरकारी बुलेटिनों में स्क्रॉल होता रहा और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी की तरह व्यक्तिगत उपकरणों पर दिखाई देता रहा। वेर ने अभी तक कोई हथियार नहीं उठाया था, उन्होंने एक भी आदेश जारी नहीं किया था, लेकिन उनके राज्याभिषेक पर प्रतिक्रिया तत्काल और सर्वव्यापी थी। धर्मी गुट की प्रचार मशीन एक विशाल अंतरिक्ष यान के इंजन की तरह पूरी रफ्तार से चलने लगी। टॉक शो पैनलों ने आपातकालीन एपिसोड आयोजित किए, सेवानिवृत्त जनरलों को टिप्पणी के लिए बुलाया गया, धार्मिक नेताओं ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, राजनीतिक मंत्रियों ने कट्टरपंथी समर्थकों पर व्यापक कार्रवाई का वादा किया, और हर स्क्रीन पर एक सच्चाई अपरिवर्तित रही। तस्वीर में दिख रहा लड़का पहले से ही दुश्मन था। हमें इस खतरे को पनपने से पहले ही खत्म करना होगा, सेवानिवृत्त कमांडर जेदा ने 90 अरब से अधिक नागरिकों द्वारा देखे गए एक प्रसारण के दौरान कहा। यह कोई कमजोर बच्चा नहीं है, यह कोई हानिरहित छात्र नहीं है।
हमारे सूत्रों के अनुसार यह एक ऐसा लड़का है जिसने महज 23 वर्ष की आयु में ही पालौकिक स्तर प्राप्त कर लिया है। वो एक राक्षस है, आशा का प्रतीक, और उसके जैसे प्रतीकों को प्रेरणा देने से पहले ही चकनाचूर कर देना चाहिए। वेर का चेहरा बिलबोर्ड पर जन शत्रु नंबर 1 शब्दों के साथ चिपकाया गया था। उसकी छवि को सींगों, खून जैसी लाल आंखों, फटी हुई त्वचा और नुकीले दांतों के साथ संपादित किया गया था। बच्चों ने स्कूल की दीवारों पर चिपके पोस्टरों पर अंडे और सड़े हुए टमाटर फेंके, जबकि अन्य लोग भीड़ के जुलूसों में इकट्ठा होकर पुतलों को जलाने लगे। कागज के चेहरों वाले डरावने पुतलों को कक्षीय शहरों के ठंडे, अमानवीय आसमान के नीचे आग लगा दी गई। उस पंथ ने एक नए ड्रैगन का नाम रखा था, और भले ही उसने अभी तक धर्मी गुट के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया था, भले ही उसके नाम से हिंसा का कोई कृत्य जुड़ा नहीं था, फिर भी उसके व्यक्तित्व पर फैसला सुना दिया गया था। वो खलनायक था, वो ब्रह्मांड का सबसे दुष्ट व्यक्ति था। जब युद्ध की पहली चिंगारी भड़की तो इसके लिए वही जिम्मेदार था। हम अंधकार में समय में जी रहे हैं यार। अगर किसी और ड्रैगन का नाम रखा गया है तो इसका मतलब है कि एक बड़ा युद्ध आने वाला है। हमारे पिताओं ने अपनी जवानी में कोई असली संघर्ष नहीं देखा, लेकिन हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपनी बीसियों में उसका बोझ अपने कंधों पर उठाएं। यार, ये तो सरासर गलत है। किशोर और युवा आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ने बहादुरी दिखाते हुए इसे हंसकर टाल दिया, कुछ अन्य चुप हो गए। लेकिन उन सभी ने इसे महसूस किया। परिस्थिति बदल रही थी, शांति भंग हो रही थी, और जल्द ही उस पंथ के साथ एक और संघर्ष शुरू होना तय था। इसी बीच मो कुल के भीतर मो परिवार के मुखिया मो जियानलोंग ने अपनी सुबह की चाय के साथ साथ एगोन वेयर को ड्रैगन नामित किए जाने की खबर पड़ी, जबकि कप से उठती भाप धीरे धीरे छत की ओर बढ़ रही थी और सूरज की रोशनी उनके निजी कक्ष की पॉलिश की हुई संगमरमर की टाइलों पर फैल रही थी। उसकी उंगलियां सार्वभौमिक सरकार द्वारा भेजी गई घनी रिपोर्ट को शांत सटीकता के साथ पलट रही थी। वो उस भव्य शीर्षक पर नहीं रुक रही थी जिसने आकाशगंगा में हलचल मचा दी थी, बल्कि उन बारीक अक्षरों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी जिन तक अधिकांश अन्य लोगों की पहुंच नहीं थी। घूंट भरकर उन्होंने चाय की एक और धीमी घूंट ली। बिना किसी हड़बड़ी के उनकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, क्योंकि रिपोर्ट में ग्रह तृतीया पर हुए राज्याभिषेक समारोह, उसकी भव्यता, भाषणबाजी, सुनियोजित घोषणाओं और फिर कॉलम में थोड़ा नीचे उस एक पैराग्राफ का विस्तृत वर्णन था जो सबसे महत्वपूर्ण था। ग्रेटर दैन अंतिम मुकाबले में अप्रत्याशित हार के बाद एगोन वेयर को लियो स्काईशेड ने हराया, जो एक ग्रैंडमास्टर स्तर का योद्धा था और पहले रोडोवा मिलिट्री अकादमी और ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड से जुड़ा हुआ था। अनुमानित आयु 25 वर्ष। पृष्ठभूमि आंशिक रूप से संपादित। आनुवंशिक श्रेणी सम्राट याओ से उच्च। युद्ध शैली अज्ञात है, लेकिन इसमें उच्च स्तरीय लौकिक विस्थापन, हाइब्रिड स्टील्थकाइनेसिस अनुप्रयोग और निषिद्ध आनुवंशिक मंत्रों के संदिग्ध जागरण शामिल होने की सूचना है। मो जियानलोंग की उंगलियां पन्ने के किनारे पर जम गईं और उनकी भौहें ऊपर उठ गईं। उनके अन्यथा भावहीन चेहरे पर जिज्ञासा का एक हल्का सा निशान दिखाई दिया। एक ग्रैंडमास्टर एक विलक्षण प्रतिभा वाले ट्रांसेंडेंट को हराने में कामयाब रहा। उसने बुदबुदाते हुए कप नीचे रखा और अपनी कुर्सी के घुमावदार जेड हेडरेस्ट पर पीछे की ओर झुक गया। उनका दिमाग, जो खतरों के पनपने से पहले ही उनका पता लगाने के लिए प्रशिक्षित था, पहले से ही गहरे निहितार्थों को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भयावह प्रतिभा वास्तव में मौजूद है। ग्रेटर दैन लड़ाई के बाद उसने ड्रैगन की उपाधि त्याग दी, ये दावा करते हुए कि वह इसके योग्य नहीं था। तभी दुष्ट देवता सोरोन ने हस्तक्षेप किया और उसे छाया ड्रैगन के रूप में नियुक्त किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मो जियानलोंग ने मजे से अपना चेहरा रगड़ा। एक छाया ड्रैगन, है ना? ये तो पहली बार है। उसने कागज को हल्की सरसराहट के साथ बंद कर दिया, जिससे शब्दों का भार उसके आसपास की हवा में घुल मिल गया। सोरोन का हस्तक्षेप महज एक संयोग नहीं हो सकता। अगर सोरोन ने दखल दिया तो असल में यह मामला वही से जुड़ा ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर सोरोन ने हस्तक्षेप किया तो वह सिर्फ एक ढाल थी जिसका इस्तेमाल उनके असली खजाने से ध्यान हटाने के लिए किया गया था। क्योंकि मो जियानलोंग की नज़र में असली कहानी उस लड़के के बारे में नहीं थी जिसे उन्होंने ताज पहनाया था। उसी ने उसे हराया था। इसी प्रकार 6 महान कुलों के अन्य मुखियाओं और मुखियाओं ने भी उसी बढ़ती हुई चुप्पी के साथ वही रिपोर्ट पढ़ी। यू कबीले के ऊंचे टावरों में कुलमाता यू येलिंग ने अपनी उंगलियों को कांच पर धीरे से थपथपाया, जबकि दस्तावेज उनकी आंखों के सामने झिलमिला रहा था। उनके सहायकों को लगा कि वो पंथ के विस्तार के तरीकों के बारे में पढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था।
वो अंतिम द्वंद्व युद्ध की रिकॉर्डिंग देख रही थी, जिसे तटस्थ धाराओं से जुड़े भूमिगत संपर्कों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। रिकॉर्डिंग धुंधली और आंशिक रूप से अव्यवस्थित थी, लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसकी नसों में खून जमा देने के लिए काफी था। वेर की वजह से नहीं, लेकिन लियो स्काइशट की वजह से, वो लड़का जिसकी तलवार के वार अप्राकृतिक कोनों से आते थे और जिसकी फुटवर्क ने उसे भी अवाक कर दिया था। वह आगे झुकी और लगभग खुद से ही फुसफुसाने लगी, वो इस पीढ़ी का हिस्सा नहीं है। वो औरा को प्रशिक्षण दे रहा है, जबकि उसकी उम्र के बच्चे आमतौर पर तेजी से पदोन्नति पाने की कोशिश करते हैं। और वो सही थी, लियो वास्तव में इस नई पीढ़ी से संबंधित नहीं था। वो एक ऐसे इतिहास से वापसी का आह्वान था जिसे लंबे समय से भुला दिया गया था। लू कबीले ने रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। डू कबीले ने लियो की फाइल पर निजी मुहर लगा दी। सू कबीले ने आंतरिक खुफिया प्रोटोकॉल के तत्काल विस्तार का आदेश दिया। केवल आम लोग ही वेर का नाम चिल्लाते थे, केवल बच्चों ने ही उनके पोस्टर जलाए। लेकिन धर्मी गुट के सच्चे शासकों ने आग की लपटों को पार कर लिया। उन्होंने लियो स्काइशट को देखा और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उस दिन की तैयारी कर रहे थे जब उन्हें आखिरकार उसे हमेशा के लिए बेअसर करने का मौका मिलेगा। अध्याय 463 अप्रत्याशित युद्धविराम। लड़ाई के अगले दिन बुजुर्गों की परिषद की बैठक, गृह तिथिया। परिषद कक्ष के अंदर का वातावरण तनाव से भरा हुआ था, ऐसा तनाव जो हर सांस में समाया हुआ था और यहां तक कि सबसे अनुभवी बुजुर्गों को भी अपनी सीटों पर असहज महसूस करा रहा था। एक और दोनों पक्षों में से कोई भी वास्तव में दूसरे से बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि उनके बीच राजनीतिक टकराव की कड़वाहट अभी भी प्रबल थी। लेकिन दूसरी ओर अतीत को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करने की एक साझा, अनकही इच्छा भी थी, क्योंकि अब अगले ड्रैगन का राज्याभिषेक पूरा हो चुका था। अब बस यही बचा था कि कोई भी आगे बढ़कर इस चुप्पी को तोड़े। क्योंकि एक बार सुलह का पहला पत्थर रख दिया गया, तो बाकी पत्थर पहले से ही उसका अनुसरण करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे लंबे समय तक अपराधबोध और पछतावे में डूबे रहे थे। सार्वजनिक मुकाबले के परिणाम ने सभी को चौंका दिया था। हालांकि एगोन वेयर को ड्रैगन का ताज पहनाया गया था, लेकिन लियो स्काइशट के प्रदर्शन ने भी उतनी ही गहरी छाप छोड़ी थी। और परिणामस्वरूप न तो चौथे एल्डर और न ही पहले एल्डर स्पष्ट राजनीतिक जीत का दावा कर सके। अगले ड्रैगन पर नियंत्रण करने की प्रतिष्ठा को पंथ द्वारा लियो को एक समान शक्ति के रूप में अनौपचारिक मान्यता देने से संतुलित कर दिया गया था, जिससे दोनों खेमे एक अजीब संतुलन में आ गए थे, जिसने उनकी महत्वाकांक्षाओं पर एक अप्रत्याशित रोक लगा दी थी, जो शायद सोरोन का मूल उद्देश्य था। चूंकि कोई और पहले बोलने को तैयार नहीं है, तो मुझे बोलने दीजिए, सातवें बुजुर्ग ने धीरे धीरे अपनी सीट से उठते हुए कहा। उनकी आवाज स्थिर थी और उन्होंने माफी मांगते हुए अपना सिर झुकाया। प्रथम एल्डर, पिछली परिषद की बैठक में मैंने जिस तरह का व्यवहार किया, उसके लिए मुझे गहरा खेद है। मैंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को अपने निर्णय पर हावी होने दिया। मैंने पंथ की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक लाभ को सुरक्षित करने के लिए निर्णय लिया, और मुझे इसका गहरा अफसोस है। यह एक ऐसी गलती है जिसे मैं दोबारा न दोहराने का वचन देता हूँ। वो कुछ देर रुका और सन्नाटे को छाने दिया। आज से मैं गुटबाजी की राजनीति से पूरी तरह से अलग हो रहा हूँ। मैं केवल अपने अधीन काम करने वाली जनता के हित में कार्य करूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं। उनके शब्दों में ईमानदारी झलक रही थी, और यही बांध तोड़ने के लिए काफी था। प्रथम एल्डर, मैं भी उनकी शर्मिंदगी में भागीदार हूँ, बगल में खड़े द्वितीय एल्डर ने कहा। लियो स्काइशट की योग्यताओं को नजरअंदाज करना मेरी भी गलती थी। वह निष्पक्ष विचार विमर्श के पात्र थे, और मैं इसमें असफल रहा। मैं भविष्य में किसी भी राजनीतिक गठबंधन से भी खुद को अलग करता हूँ, चाहे वो आपके गुट के साथ हो या किसी और के। मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। प्रथम बुजुर्ग ने बिना किसी कड़वाहट के दोनों क्षमाओं को स्वीकार करते हुए धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि कक्ष में व्याप्त तनाव अंततः कम होने लगा था। अपने सारे स्वाभिमान के बावजूद उसने भी एक लंबी आह भरी और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। अंततः उसका दिल नर्म पड़ गया। मैं मानता हूं कि एगोन वेयर का चुनाव गलत नहीं था। उनके बारे में मेरी पहली धारणा ये थी कि वह एक घमंडी और अभिमानी बच्चा है, और हालांकि वह निश्चित रूप से ये दोनों चीजें हैं, लेकिन वो केवल यही चीजें नहीं है। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, सूखी और समझदारी भरी। उसमें ताकत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प है। ये वो गुण हैं जिन्हें मैं अपनी अज्ञानता के कारण देख नहीं पाया। शायद अगर मैंने उस लड़के को सच में समझने के लिए समय निकाला होता, उसकी बाहरी दिखावट से परे जाकर देखा होता, तो मैं इतना पक्षपातपूर्ण फैसला नहीं सुनाता। उसने चारों ओर देखा और उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई। फिर भी मेरी निराशा कम नहीं हुई है।
मुझे अब भी इस बात पर गुस्सा है कि हम में से कुछ लोगों ने कितनी आसानी से नियमों का उल्लंघन किया। पंथ के अपने नियम हैं और उनका एक कारण है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। इस परिषद के विभाजन ने एक अनावश्यक तमाशा खड़ा कर दिया, जिसने हमारे आंतरिक सत्ता संघर्षों को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अब हमारे दुश्मनों ने हमारी प्रतिभाओं की सीमा देख ली है और वे उसी के अनुसार योजना बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद गहरा सन्नाटा छा गया, जो केवल उसकी दबी हुई क्रोध से भरी आवाज की आवाज से टूट रहा था। इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए लॉर्ड सोरोन को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा, और इतिहास में पहली बार उन्होंने एक वैकल्पिक ड्रैगन का नाम रखा। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, एक बार भी नहीं। ये बात ही हम सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने कर्तव्य से कितना भटक गए हैं। उसने कमरे के दरवाजों की ओर देखा, फिर वापस मेज की ओर देखा। इसे एक निर्णायक मोड़ बनने दे। पंथ को अब अपना आध्यात्मिक प्रतीक मिल गया है। परिषद को अब उसके पीछे खड़े होने के योग्य बनना होगा। हमें एकता के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी, अन्यथा आगे और अधिक अराजकता ही देखने को मिलेगी। कक्ष में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया। एक को छोड़कर सभी, चौथे बुजुर्ग व्यक्ति सिर झुकाए, हाथों को गोद में कसकर पकड़े, अविचलित रहे, क्योंकि शर्म का बोझ उन पर किसी भी शब्द से कहीं अधिक भारी था। फिलहाल यही सजा काफी थी। वो किसी और से बेहतर समझता था कि वो राजनीतिक उथल पुथल से केवल इसलिए बच पाया क्योंकि लियो ने, जिन कारणों से वो अभी भी अस्पष्ट था, आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना था। अगर लियो लड़ाई जारी रखता, अगर वो सीधे तौर पर खिताब पर दावा कर लेता, तो इस मेज के चारों ओर बैठे आधे बुजुर्ग, जिनमें वो खुद भी शामिल है, सब कुछ खो देते। उनका प्रभाव, उनका रुतबा, उनकी सीटें। और इसलिए चौथे बुजुर्ग ने पूरी बैठक के दौरान अपनी निगाहें नीचे रखी, एक बार भी ऊपर देखने या बोलने की हिम्मत नहीं की। परंपरा के अनुसार उनका प्रशिक्षण अगले सप्ताह शुरू होगा। प्रथम बुजुर्ग ने चुप्पी तोड़ते हुए घोषणा की, हम उन्हें पहले ग्रह वोर्थास भेजेंगे, जहां वे 12वें बुजुर्ग के अधीन अध्ययन करेंगे। वहां से वे अपने कौशल को निखारने के लिए अन्य प्रशिक्षण ग्रहों की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कुछ देर के लिए रुककर बाकी लोगों को कार्यक्रम को समझने का समय दिया। यदि सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलता रहा, तो दोनों उम्मीदवार अगले 3 वर्षों के भीतर पंथ की सभी 12 मुख्य तकनीकों में कम से कम बुनियादी महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। अन्य बुजुर्गों ने एक एक करके सिर हिलाया, उनके चेहरे पर अब अधिक एकाग्रता थी, और पहले का तनाव अंततः संरचना और कर्तव्य में विलीन हो गया। इस बीच, इस बैठक के समाप्त होने के बाद, मैं आप सभी से एक लिखित सिफारिश प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता हूं जिसमें ये बताया गया हो कि हमारे नए ड्रैगन का पहला औपचारिक मिशन क्या होना चाहिए। प्रथम बुजुर्ग का स्वर शांत था, लेकिन दृढ़ निश्चयपूर्ण था। उसे पंथ के भीतर एक उचित शुरुआत की जरूरत है, एक स्पष्ट अभियान, अपनी खुद की सेना को इकट्ठा करने और अपने नेतृत्व की नींव रखने का मौका। उसने हाथ जोड़ लिए और उसकी निगाहें मेज पर चारों ओर घूम गईं। लॉजिस्टिक्स का प्रबंध करना होगा, उसका बेस स्थापित करना होगा और उसके कमान के आसपास बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। आइए आज ही इन प्रशासनिक विवरणों को अंतिम रूप दे दे ताकि हमारा ड्रैगन बिना किसी देरी के अपने ध्वजवाहक सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर सके। बुजुर्गों के सीधे खड़े होते ही कुर्सियां हिल गईं, उन्होंने अपनी नोटबुक और कलम निकाली और तुरंत ही उनका ध्यान संरचना, योजना और क्रियान्वयन की ओर मुड़ गया। राजनीतिक तूफान थम चुका था और अब पंथ की कार्यप्रणाली फिर से सक्रिय हो गई थी। अध्याय 464, एक युग का अंत। जब एगोन वेयर को अगले ड्रैगन के रूप में नामित किए जाने की खबर ने मीडिया जगत में धूम मचा दी और अधिकांश प्रमुख समाचार पत्रों के पहले से लेकर तीसरे पृष्ठ तक हर जगह छाई रही। पृष्ठ 4 पर एक और महत्वपूर्ण खबर थी। ब्रेकिंग न्यूज, ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड आधिकारिक तौर पर भंग हो गया है। रीमा कोटरा द्वारा गैलेक्टिक हेरल्ड। पृष्ठ 4। विश्लेषकों के अनुसार हाल के वर्षों में राज्य के नेतृत्व में की गई सबसे निर्णायक कार्रवाई में सार्वभौमिक सरकार ने रणनीतिक महत्व की एक कलाकृति से संबंधित एक गोपनीय आदेश का पालन करने से इनकार करने के बाद ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया है। गैलेक्टिक हेरल्ड के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि विचाराधीन कलाकृति एक दिव्य स्क्रॉल थी, जो पिछले दुष्ट ड्रैगन नोआ के मृत शरीर से प्राप्त की गई थी और दुष्ट पंथ से संबंधित थी। तनावों की समयरेखा। पहला दिन, सार्वभौमिक सरकार ने ब्लैक सरपेंट्स को एक गोपनीय मांग जारी की, जिसमें दुष्ट पंथ के स्क्रॉल को तुरंत स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। दिन 2, ब्लैक सरपेंट्स ने एक अप्रत्यक्ष धमकी के साथ जवाब दिया, जिसका अर्थ ये था कि सरकार द्वारा पीछे हटने से इनकार करने पर वो पांडुलिपि दुष्ट पंथ को उपहार में दी जा सकती है।
दिन 3, कमांडर एंट्रेल के कुशल पर्यवेक्षण में यूनिवर्सल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन फैंगलॉक की शुरुआत की। ट्विन फैन ग्रह को तुरंत 2200 से अधिक विध्वंसक श्रेणी के आग जहाजों ने घेर लिया। क्षेत्रीय लौकिक अवरोध शुरू हो गया है, जिससे सभी आयामी पलायन के रास्ते बंद हो गए हैं। उस स्थान को रसद और सहायक नौकाओं की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। दिन 26, गतिरोध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। कमांडर एंट्रेल के नेतृत्व में पूर्ण आक्रमण शुरू किया गया। दिन 27, प्लेनेट ट्विन फैन को अव्यवहार्य घोषित किया गया, साइट बंद कर दी गई। कमांडर एंट्रेल ने ऑपरेशन फैंगलॉक में जीत की घोषणा की। आप सार्वभौमिक सरकार को दुष्ट पंथ के साथ गठबंधन करने की धमकी देकर बातचीत की उम्मीद नहीं कर सकते। कमांडर एंट्रेल हमले के बाद की ब्रीफिंग 90 सेकंड से भी कम समय तक चले एक टेलीविजन संबोधन में कमांडर एंट्रेल ने ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड के सफल विघटन की पुष्टि की और घोषणा की कि अब वो स्क्रॉल पूरी तरह से यूनिवर्सल की हिरासत में है। जब उनसे ग्रहों को नष्ट करने वाले प्रोटोकॉल के उपयोग के बारे में पूछा गया तो एंट्रेल ने बस इतना ही जवाब दिया। उन्हें चेतावनी दी गई थी, उन्होंने जोखिम उठाया, वे हार गए। हताहत रिपोर्ट, प्रमुख सरपेंट्स को कार्रवाई में मार गिराया गया। जारवन होल्ड द्वारा राइटियस टाइम्स, पृष्ठ 4, कॉलम 3। कई सूत्रों ने वाइस गिल्डमास्टर एंटोनियो, ऑपरेशंस डायरेक्टर सेव नार और युद्ध रणनीतिकार माइक एलोरे की पुष्ट मौतों की पुष्टि की है, जो सभी कक्षीय हमले से पहले एक सटीक घुसपैठ के दौरान मारे गए थे। गिल्डमास्टर डुप्रुवेल नूना अभी भी लापता है। कई खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हमले से कुछ क्षण पहले उन्हें संभवतः अनधिकृत निकासी मार्ग से निकाल लिया गया था। अपराधी की तलाश जारी है। संपादकीय, एक युग का अंत आग में हुआ, किस वाल्डन द्वारा, इंडिपेंडेंट सेंटिनल। दशकों तक ब्लैक सरपेंट्स धर्मी गुट के सभी प्रतिष्ठित संघों में शीर्ष पर काबिज रहे, न तो पूरी तरह से सार्वभौमिक सरकार के अधीन थे और न ही पूरी तरह से उससे बाहर थे। वे अस्पष्टता पर पनपते थे और स्वनियंत्रित तटस्थता के आवरण के नीचे खतरनाक ज्ञान को पनाह देते थे। लेकिन तटस्थता वफादारी नहीं है, और जब उन्होंने उसी साम्राज्य को ब्लैकमेल करने का विकल्प चुना जिसने कभी उन्हें सहन किया था, तो उन्होंने खुद ही अपने अंत की कहानी लिख डाली। दुष्ट पंथ के उस ग्रंथ में जो भी रहस्य छिपे थे, वे अब सरकार की मशीनरी के स्वामित्व में हैं। और सर्प, अब वे इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। जनमत मिश्रित है, वे इसके हकदार थे, बनाम ये हमारे साथ भी हो सकता था। संकलित जनमत संग्रह, गैलेक्सी स्ट्रीट लाइव। सरपेंट्स को वो स्क्रॉल सौंप देना चाहिए था। कमांडर एंट्रेल जैसे पागलों से पंगा नहीं लेना चाहिए। राइस हैमा, रोडोवा स्नातक। सालों से वे हमें बताते आ रहे थे कि ट्विन फैन को कोई छू नहीं सकता, लेकिन असल में कोई भी नहीं छू सकता। वेना ताल, शहरी रिपोर्टर, ये थोड़ा डरावना है। मेरा मतलब है, पूरे ग्रह को ऐसे ही मिटा देना। क्या सरकार अब यही करने को तैयार है? गुमनाम छात्र, जेनेवारिस अकादमी, पूर्व गिल्ड की संपत्तियां जब्त, सदस्यों को ब्लैकलिस्ट किया गया। ब्लैक सरपेंट्स के 800,000 से अधिक पंजीकृत सदस्यों के एडवेंचरर लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं और उनकी पहचान को ऑडिट के लिए चिन्हित कर दिया गया है। सभी बचे हुए सदस्यों को 48 घंटे का समय दिया गया है कि वे या तो अनुमोदित नए धर्मी गुट गिल्ड के तहत पंजीकरण कराएं या इंटरगैलेक्टिक अनुच्छेद 417B विघटन में विफलता के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करें। रिपोर्ट का अंत, पृष्ठ 4, ब्लैक सरपेंट्स का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सार्वभौमिक सरकार ने अपना बयान स्पष्ट, निर्णायक और पूर्ण रूप से दे दिया था। जो भी गुट अपनी मनमानी करने की हिम्मत करेगा, उसे बातचीत से परे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उनकी सहनशीलता की भी सीमा थी, और इस घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी, स्वायत्तता के बहाने भी विद्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के दौर में कई स्वतंत्र संघों ने सर्पों को प्राप्त विशेषाधिकारों की मांग शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। ट्विन फैन का विनाश महज एक सजा नहीं था, यह एक चेतावनी थी, और इसकी गूंज तारों के पार सुनाई दी। इस बीच दुप्रावेल नना, अपने गिल्ड के विनाश के बावजूद, दुप्रावेल किसी तरह अपनी जान बचा बैठा, क्योंकि उसके वाइस गिल्डमास्टर की तरह मारे जाने के बजाय उसे बेहोश कर दिया गया और चुपचाप प्लैनेट ग्राइनोडा भेज दिया गया। ये धोखेबाज मॉरिस ही था जिसने उसकी जान बख्शने का आदेश दिया था, और एंट्रेल, जो हमेशा एक वफादार सैनिक था, के पास इस पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वो पहले ही युद्ध में दुप्रेवेल को हरा चुका था और उसे मौके पर ही खत्म कर सकता था, फिर भी उसने आज्ञा का पालन करना चुना, आंशिक रूप से कर्तव्य के कारण और आंशिक रूप से इसलिए कि उसे इतने बुरी तरह से टूटे हुए व्यक्ति को मारने में कोई गौरव नहीं मिला।
कभी सितारों के पार खौफ रखने वाला डुप्रेवेल गिरने से पहले बड़ी मुश्किल से ही अपना बचाव कर पाया था, क्योंकि उसकी भयावह शक्ल के बावजूद उसमें अब कोई वास्तविक अवज्ञा नहीं बची थी, केवल भ्रम और धूमिल होता स्वाभिमान, क्योंकि एंट्रेल ने उसे चुपचाप बांध दिया और इतनी सावधानी से निकासी की व्यवस्था की कि उसके अधीन सीधे जनरल भी इससे अनजान रहे। अंततः जब डुप्रेवेल को होश आया तो उसके आसपास की हवा अगरबत्ती और सुगंधित तेलों की खुशबू से भरी हुई थी, जबकि बर्फ के टुकड़ों की तरह गिरने वाली बारिश की बूंदें उसकी खोपड़ी पर लगातार बरस रही थीं। उसने धीरे धीरे पलकें झपकाईं, बेहोशी का असर अभी भी उसके दिमाग पर हावी था। जैसे ही उसके सामने का दृश्य स्पष्ट होने लगा, दो दिव्य सुंदरियां, कम कपड़ों में और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक, एक सादे पत्थर के सिंहासन पर लेटे हुए एक व्यक्ति के चमकदार शरीर पर धीमी लय में घूम रही थीं। उनके हाथ श्रद्धापूर्वक उनके कंधों और छाती पर चल रहे थे, पवित्र तेलों को फैला रहे थे, जबकि उनके बगल में कुचले हुए फलों और दुर्लभ उत्तेजक पदार्थों से भरा एक कटोरा रखा हुआ था। मॉरिस, महान धोखेबाज, डुप्रेवेल ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था और उसके अंग बहुत भारी थे। मॉरिस ने बस अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने उसकी ओर एक गिलास उठाया। सुप्रभात, सम्राट डुप्रेवेल, उन्होंने मखमली स्वर में कहा। आशा है कि यात्रा अधिक कष्टदायक नहीं रही होगी। अध्याय 465, एक डरावना अनुभव। सुप्रभात, सम्राट डुप्रेवेल, मॉरिस ने कहा। उनकी प्राचीन और कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी और डुप्रेवेल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई, उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। इस बार तो तुमने सारी हदें पार कर दी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वयं तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन मैंने हस्तक्षेप किया। शाश्वत संप्रभु, क्या वो मुझे मारना चाहता है? डुप्रेवेल के मन में विचारों का बवंडर मच गया। उसने मुश्किल से निगलते हुए कहा। घबराहट का स्वाद उसकी जीभ पर छा गया और उसका शरीर एक कोने में फंसे जानवर की तरह कांपने लगा। हम दया, वो हकलाते हुए बोला, खुद को सीधा खड़ा रखने में मुश्किल हो रही थी। तभी मॉरिस ने निराशा में अपनी जीभ चटकाई और फिर उंगलियां चटकाईं। क्लिक करें। अचानक उनके चारों ओर गिरती हुई बारिश की बूंदें हवा में रुक गईं, अस्वाभाविक रूप से हवा में लटक गई, मानो समय ही रुक गया हो, क्योंकि मॉरिस ने डुप्रेवेल की ओर इशारा किया और एक छोटा, लगभग उपेक्षापूर्ण इशारा किया। यहाँ रैंक कर आओ, कुत्ते। इससे पहले कि हम ठीक से बातचीत कर सकें, मुझे तुम्हारे दिमाग में सड़ रही कुछ गंदगी को साफ करना होगा। उसके शब्द किसी भी कोड़े से ज्यादा चुभते थे, फिर भी डुप्रेवेल ने बिना किसी झिझक के उसकी बात मान ली। वो चारों हाथों पैरों के बल गिर पड़ा और एक आवारा कुत्ते की तरह भीगे हुए पत्थर पर रेंगने लगा। उसके चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी, क्योंकि हर दयनीय कदम के साथ उसकी हथेलियों और घुटनों के हल्के निशान गीली जमीन पर बन रहे थे। प्रिंट हर कदम आगे बढ़ने के साथ उसकी गरिमा की एक और परत उतरती जा रही थी, फिर भी उसने अपमान को जाहिर होने देने का साहस नहीं किया। धड़ाम मॉरिस के चरणों तक पहुंचकर उसने अपना सिर नीचे किया और खुद को जमीन पर गिरा दिया, महान देवता के सामने पूरी तरह से प्रणाम किया। नल मॉरिस ने अपने पैर के अंगूठे के सिरे से डुप्रेवेल के सिर के ऊपरी हिस्से को धीरे से छुआ और पल भर में असहनीय दर्द की एक लहर डुप्रेवेल की खोपड़ी में दौड़ गई। आर्घे, उसकी चीख हवा में गूंज उठी, इतनी तेज कि मॉरिस की सेवा में मौजूद दो सुरुचिपूर्ण महिलाएं चौंक गईं। हालांकि दोनों महिलाओं में से किसी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मॉरिस ने गड़बड़ी को भांप लिया और व्यवधान के दंड स्वरूप उसने बेरहमी से दर्द को और गहरा कर दिया। डुप्रेवेल की दृष्टि सफेद हो गई, उसका दिमाग एक खालीपन में डूब गया, लेकिन अंततः वह तीव्र पीड़ा फीकी पड़ गई और उसके साथ ही वह धुंध जो लंबे समय से उसके विचारों को घेरे हुए थी, छटने लगी। मैंने तुम्हारे शरीर में जमे लगभग 70% दोष को हटा दिया है, मॉरिस ने सपाट स्वर में कहा। इसके बाद कम से कम तुम एक सभ्य इंसान की तरह व्यवहार कर पाओगे। डुप्रेवेल और नीचे झुक गया, उसका माथा पत्थर से सटा हुआ था और वह कांपती हुई आवाज में बोल रहा था, जिसमें महीनों में पहली बार स्पष्टता और संरचना थी। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लॉर्ड मॉरिस। सिर हिलाते हुए मॉरिस ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि वो सफाई के परिणामों से संतुष्ट प्रतीत हो रहा था। डुप्रेवेल, अब तक तुमने जो भी मूल धातु बरामद की है, वो मुझे सौंप दो। यही वो कीमत है जो तुम्हें अपनी जान बचाने और अपने मन से कलंक मिटाने के बदले चुकानी होगी, मॉरिस ने आदेश दिया। उसकी आवाज में उदासीनता झलक रही थी, मानो वो किसी भूले हुए कर्ज की वसूली कर रहा हो। डुप्रेवेल की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं, अविश्वास से उसकी सांस अटक गई और उसकी निगाहें जमीन पर टिकी रहीं। वो ऊपर देखने में असमर्थ था। मेरे प्रभु,
उसने फुसफुसाते हुए कहा। शब्द सूखे और खोखले थे क्योंकि उसका शरीर न केवल भय से बल्कि उस असंभव दुविधा से भी काम रहा था जिसमें वह अब खुद को फंसा हुआ पा रहा था। मेरे प्रभु, मेरी योजना स्वयं ब्लैक होल में उतरने की थी। मैं अंदर धातु को शुद्ध करके प्रक्रिया पूरी होने पर आपको भेंट करने वाला था। बदले में, मेरे बेटे के बदले में, जैसा कि हमने पहले तय किया था, वह हकलाते हुए बोला, हर शब्द के साथ उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। कृपया कृपया मुझसे यह अवसर न छीने, मैं आपसे विनती करता हूं। मॉरिस ने आधी हंसी और आधी घृणा के भाव से नाक से एक छोटी सी सांस छोड़ी, फिर अपना पैर उठाकर डुपरवेल के सिर को चट्टान पर इतनी जोर से पटका कि पहाड़ की चोटी पर एक जोरदार आवाज गूंज उठी। पैर पटकना बेहद दयनीय। उस लड़के के प्रति तुम्हारा विकृत जुनून ही वह कारण है कि तुम आज यहाँ एक नीच कुत्ते की तरह कीचड़ में लौट रही हो। जब मॉरिस ने दोबारा बोलना शुरू किया तो डुपरवेल का चेहरा और भी जोर से मिट्टी में धंस गया। मॉरिस ने अपनी आवाज तो नहीं बढ़ाई, लेकिन फिर भी उसकी आवाज और भी क्रूर लग रही थी। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। बच्चे को जाने दो। तुम्हारा बीज अभी भी शक्तिशाली है, तुम्हारा अंग अभी भी जुड़ा हुआ है, तुम्हारी विरासत अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम सच में चाहो तो 9 महीनों में 100 बेटों के पिता बन सकते हो। डुपरवेल, तुमने यहाँ ये नहीं खोया है। वो कुछ देर रुका और खामोशी में अपमान को और गहराने दिया। जो तुमने खोया है वो है ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड। तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत, तुम्हारा हत्यारा साम्राज्य, ड्रैगन स्लेयर के रूप में तुम्हारी प्रतिष्ठा, सब कुछ चकनाचूर हो गया है। डुपरवेल ने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मॉरिस के जूते के नीचे उसे सांस लेना मुश्किल लगा, क्योंकि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे न केवल उसका शरीर बल्कि उसके अंदर बचा हुआ थोड़ा बहुत स्वाभिमान भी दम घुट रहा था। और फिर भी, आपकी दयनीय मानसिक स्थिति के बावजूद, आपने दूरदर्शिता दिखाते हुए मूल धातु को एक आयामी अंगूठी में संग्रहित किया जो केवल आपके माना हस्ताक्षर पर प्रतिक्रिया करती है। चतुर, बहुत चतुर। अगर कोई और इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है तो अंगूठी टूट जाती है और अंदर का खजाना हमेशा के लिए एक अंतरिक्षीय शून्य में गायब हो जाता है, जिसे किसी भी तरीके से कभी वापस नहीं पाया जा सकता। वो सुरक्षा उपाय ही एकमात्र कारण है कि आपका सिर अभी भी आपके कंधों से जुड़ा हुआ है। अब मॉरिस की आवाज और भी धीमी हो गई, मानो किसी की गर्दन पर धीरे धीरे धारदार तलवार चलाई जा रही हो। लेकिन अपनी क्षणिक उपयोगिता को मेरी दयालुता समझने की गलती न करो। मैं अपनी बात दोहराऊंगा नहीं। हे डुपरवेल, मुझे मूल धातु स्वेच्छा से दे दो, अन्यथा खोखले खोल, इच्छाशक्ति और उद्देश्य से रहित कठपुतली बनने के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी हालत में धातु मेरी है। बस सवाल यह है कि जब मैं इसे ले जाऊंगा तो तुम्हारा क्या रूप होगा। मॉरिस ने चेतावनी दी, और इतनी बुरी तरह कांपती उंगलियों के साथ कि वह मुश्किल से ही पकड़ बना पा रहा था। डुपरवेल ने अपने भंडारण रिंग में हाथ डाला और एक सामान्य दिखने वाली धातु की चिकनी पटिया निकाली। फिर उसने असहायता और समर्पण के मिले जुले भाव से उसे मॉरिस के चरणों में रख दिया। लो, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, जैसा आपने आदेश दिया था। भेंट को देखते ही मॉरिस के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। कितना आज्ञाकारी छोटा कुत्ता है, उसने कहा, और उसका पैर डुपरवेल की खोपड़ी पर और जोर से दब गया, जिससे उसका चेहरा गीली चट्टान में और गहराई तक घिस गया। अब दूसरा आधा हिस्सा सौंप दो, मॉरिस ने मांग की, जबकि डुपरवेल धीरे धीरे पलके झपका रहा था। उसके चेहरे पर भ्रम के भाव झलक रहे थे क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरा आधा भाग, महाराज, उसने सावधानी से कहा, मेरे पास बस यही है। सचमुच, मेरे पास बस यही एक शिला है। मॉरिस एक पल के लिए चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसका पैर एक बार फिर जोर से जमीन पर पड़ा। दरार पहाड़ की चोटी पर एक तीखी, चटकने जैसी आवाज गूंजी, जिसके बाद एक दबी हुई चीख सुनाई दी, क्योंकि भारी वजन के कारण डुपरवेल का माथा फट गया था। अब मॉरिस बेहद गुस्से में दिख रहा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई और बेकाबू थीं, और आने के बाद पहली बार उसकी आवाज ऊंची हुई थी। बेकार कीड़ा, उसने गुस्से से कहा, जबकि डुपरवेल ने अपनी जीभ को इतनी जोर से काट लिया कि उसके मुंह में खून भर गया। वो चीखने से बचने के लिए बेताब था। झानरोक के खजाने में मूल धातु के 2 टुकड़े थे, 2 शाश्वत तलवार को पूरी तरह से गढ़ने के लिए पर्याप्त। तुम केवल एक ही क्यों लाए हो? दर्द को दरकिनार करते हुए डुपरवेल का दिमाग तेजी से सोचने लगा, और वह मॉरिस के धैर्य खोने से पहले समझाने की कोशिश करने लगा। इसे मैंने नहीं लाया था, महाराज, उसने हताशा से भरे हर शब्द में कहा। मैंने तो केवल मिशन का आदेश दिया था, इसे वापस लाने वाला लड़का कोई और था। मॉरिस की निगाहें गहरी हो गईं। कौन? उसने पूछा, उसकी आवाज में सहानुभूति का कोई भाव नहीं था।
वो एक लड़का था, एक इंसान लड़का। उसका नाम लियो स्काइशेड है। वही है जो समय स्थिर दुनिया से धातु वापस लाया था, डोप्रुवेल ने जल्दी से कहा, ताकि एक और जोरदार धमाका उसके दिमाग को पूरी तरह से कुचल न दे। कुछ पल के लिए मॉरिस चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं, मानो उस नाम ने उसे हाल ही में पड़ी हुई किसी बात की याद दिला दी हो। लियो स्काइशेड, उसने धीमी आवाज में दोहराया, डोप्रुवेल से ज्यादा खुद से। और फिर अचानक मुझे ये बात समझ में आ गई, छाया ड्रैगन। यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि पहचान की एक ठंडी फुसफुसाहट थी, और अनगिनत वर्षों में पहली बार मॉरिस ने अपने दिल के ठंडे आत्मविश्वास को भेदने वाली किसी तीखी चीज को महसूस किया। आश्चर्य की एक झिलमिलाहट, जिसके बाद बेचैनी की एक बढ़ती हुई भावना आई जो उसने सदियों से महसूस नहीं की थी। उस पंथ के पास ओरिजिन मेटल का एक टुकड़ा था। अध्याय 466, अत्यंत आवश्यक विश्राम। ग्रह वोर्थास स्काइशेड मैंशन। लियो के दृष्टिकोण से, लियो को चार्ल्स से जुपिटर लौटने के बजाय कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने की विशेष अनुमति मिली, क्योंकि सम्राट ने कृपापूर्वक उनसे कहा कि उन्होंने आराम करने का अधिकार कमा लिया है। इसलिए कुछ दिनों तक अपनी इच्छाशक्ति को प्रशिक्षित करने के बजाय लियो ने खुद को अपने बिस्तर संबंधी कौशल पर काम करते हुए पाया, क्योंकि वो अमांडा के साथ जितना संभव हो उतना समय बिता रहा था। रुको, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो, अमांडा ने शिकायत की, जबकि लियो धीरे धीरे अपने पैरों को उसकी चिकनी जांघों पर ऊपर नीचे रगड़ता रहा। लियो, नहीं, हम 6 घंटे से यही कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी कामुकता बेकाबू है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तुम्हें पता है ना? अमांडा ने विरोध किया, जबकि लियो ने धीरे से उसकी गर्दन पर चुंबन किया और उसे अपने करीब खींच लिया, हालांकि वो उसे झटक कर दूर जाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम किस पर काम कर रही हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, लियो ने मजाक में कहा, जिस पर अमांडा ने उसकी बातों पर भौहें चढ़ा लीं। सच में? आपको ऋणिक शिलालेखों और धातु विज्ञान के बारे में वास्तव में क्या क्या पता है? क्या आप जानते हैं कि धातुएं ठंडा होने पर कैसे सिकुड़ती हैं और गर्म होने पर कैसे फैलती हैं? क्या आप तन्यता शक्ति जैसी अवधारणाओं को समझते हैं, और यह भी कि अशुद्धियां धातुओं की आघातवर्धनीयता को कैसे प्रभावित करती हैं? हूँ, आप मेरी मदद कैसे करने वाले हैं, श्रीमान? अमांडा ने पूछा, और लियो उसके सवालों की बौछार पर हंस पड़ा, उसे और कसकर पकड़ लिया और प्यार भरे चुंबनों की बौछार जारी रखी। हाँ, मुझे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी धातु है जिसे आप काट नहीं सकते, तो मेरे पास एक डार्क ब्लेड कौशल है जो आपको किसी भी सामग्री को सटीक रूप से काटने में मदद कर सकता है, लियो ने कहा, जिस पर अमांडा ने आंखें घुमाकर बात को टाल दिया। पुरुषों की हमेशा चीजों को काट छांट करने की इच्छा। अरे वाह, जीवन में विनाश से बढ़कर भी बहुत कुछ है, अमांडा ने चिढ़ाते हुए कहा। तभी लियो ने उसके होठों पर एक चुंबन दिया और फिर शरारती अंदाज में उसके उभरे हुए स्तनों की ओर देखा। हाँ हाँ, जीवन में विनाश के अलावा भी बहुत कुछ है, उसने सहमति जताते हुए कहा, जबकि अमांडा तुरंत शर्म से लाल हो गई और घबरा गई। तुम निकल जाओ, उसने पूरी ताकत से उसे धक्का देते हुए कहा, और आखिरकार लियो उससे अलग हो गया और कपड़े पहनते हुए जोर से हंसने लगा। मिस्टर शैडो ड्रैगन, अगर तुमने ऐसा ही बर्ताव जारी रखा तो अगले 2 साल तक तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, अमांडा ने धमकी दी, और लियो का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। इस बारे में मजाक भी मत करो, उसने कहा, जबकि अमांडा ने शरारती अंदाज में उसे जीभ चिढ़ा दी। खैर, मुझे आज आपके मानव हृदय का अध्ययन करना है, इसलिए यदि आप ज्यादा व्यस्त नहीं हैं, तो मुझे आप पर कुछ परीक्षण करने की अनुमति दें, अमांडा ने अनुरोध किया, जिस पर लियो ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह हाँ, मैं मास्टर बेन के लिए एक नया शरीर डिजाइन कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे इसमें एक माना हॉट को एकीकृत करने की कोशिश करनी चाहिए, या कम से कम उसका एक कृत्रिम संस्करण, अमांडा ने समझाया, जबकि लियो उत्सुकता से अपनी ठुड्डी सहला रहा था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप कृत्रिम रूप से माना हॉट बना सकते हैं? लियो ने पूछा, उसे सचमुच आश्चर्य हुआ कि ऐसी तकनीक मौजूद है, जबकि अमांडा ने सहमति में सिर हिलाया। यहाँ की रोबोटिक्स पृथ्वी पर मौजूद रोबोटिक्स से कहीं अधिक उन्नत है। धातुओं में माना और रनस को समाहित करके हम उन्हें पहले की तुलना में कहीं अधिक सजीव गुण प्रदान कर सकते हैं। मैं पिछले कुछ हफ्तों से मास्टर बेन के नए रोबोटिक शरीर का अध्ययन कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे इस बात का सामान्य अंदाजा हो गया है कि उन्होंने इसे कैसे बनाया है। अगर मैं थोड़ा बहुत फेरबदल कर लूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे मानव हृदय की एक प्रतिकृति बना सकती हूँ। बेशक यह असली चीज जितनी अच्छी तो नहीं होगी,
लेकिन फिर भी यह माना को परिष्कृत करेगी और समय के साथ रोबोटिक शरीर को बेहतर बनाने में मदद करेगी, अमांडा ने कहा, और लियो आश्चर्य से ताली बजाने लगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आपने अपनी कला में इतनी तरक्की कर ली है। ये तो कमाल है, लियो ने तारीफ की, जबकि अमांडा ने झुककर अभिवादन किया। धन्यवाद, धन्यवाद, उसने जवाब दिया, और लियो उसकी हरकतों पर हंसने लगा। जरूर, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। आज तुम मुझ पर जितने चाहो उतने प्रयोग कर सकती हो, लेकिन उसके बाद मैं अपना भुगतान 6 घंटे और बिस्तर पर कुश्ती के रूप में लेना चाहूंगा, लियो ने सुझाव दिया, और अमांडा का चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। उसके दिमाग में पिछली रात के दृश्य फिर से घूमने लगे। हा, तुम बहुत प्यारी हो, लियो ने अमांडा के गालों को चुटकी काटते हुए कहा। तभी अमांडा ने उसे बांह पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़! आह! अमांडा दर्द से कराह उठी, क्योंकि लियो को चोट पहुंचाने के बजाय उसने गलती से अपने ही हाथ को चोट पहुंचा ली थी। तुम, उसने हताशा में पैर पटकते हुए बुदबुदाया, और लियो ने तुरंत आत्मसमर्पण करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ठीक है, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। अब से लेकर काम खत्म होने तक सिर्फ गंभीर काम करो, लियो ने गंभीर चेहरे से कहा, जिस पर अमांडा ने गुस्से में एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। हाँ, अब सिर्फ काम करो, तो बैठ जाओ और मेरी मशीनों को तुम्हें स्कैन करने दो, अमांडा ने आदेश दिया, और लियो आज्ञाकारी होकर उसकी निजी गुड़िया बन गया और उसे अपनी इच्छानुसार जितने चाहे उतने परीक्षण करने की अनुमति दे दी। अगले 2 घंटों में अमांडा ने कई तरह के उपकरणों का उपयोग करके उसके मानव हृदय की जांच की, एक्स-रे, मानव इमेजिंग और कई अन्य उन्नत तकनीकों के माध्यम से उसकी संरचना का मानचित्रण किया। उस दिन उसका एकमात्र उद्देश्य डेटा एकत्र करना था, जबकि गहन विश्लेषण और सैद्धांतिक अध्ययन बाद में किए जाएंगे। इस बीच लियो को उसका काम देखना अच्छा लग रहा था। वो अक्सर इस बात से विचलित हो जाता था कि जब वो इतनी गंभीरता से काम कर रही होती थी तो कितनी सुंदर दिखती थी। हालांकि इन सब के बीच कहीं न कहीं उसके मन में एक क्षणिक विचार आया। यह महज एक काल्पनिक परिदृश्य था, जिस पर उसने शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह उसके दिमाग के किसी कोने में खटकता रहा और दूर होने से इनकार करता रहा। अंततः जब वो इसे और रोक नहीं सका, तो लियो ने इसे यथासंभव सहज स्वर में जोर से कहने का फैसला किया, ताकि किसी को भी चिंता न हो। प्रिया, जब तुम मास्टर बेन के लिए माना हॉट डिजाइन करो, तो क्या तुम उसका एक ताबीज संस्करण भी बनाने की कोशिश कर सकती हो? तुम्हें पता है, कोई ऐसी चीज जिसे इंसान ताबीज की तरह अपने गले में पहन सके, लेकिन फिर भी वो माना हॉट की सुरक्षा प्रदान करे, लियो ने पूछा, जिस पर अमांडा ने एक पल रुककर उसके अनुरोध पर विचार किया और फिर सोच समझकर सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी, उसने कहा, और लियो ने उसे अपनी पूरी क्षमता से मुस्कुराकर जवाब दिया। वो अमांडा पर यह जिद करके बोझ नहीं डालना चाहता था कि वो हर हाल में कोई न कोई रास्ता निकाले, खासकर इसलिए क्योंकि उसके मन में मंडरा रहा प्रलय का मंजर शायद कभी सच न हो। फिर भी उस दिन के आने की स्थिति में ताबीज को बैकअप के रूप में रखना अप्रस्तुत पकड़े जाने से कहीं बेहतर था। अध्याय 467, 3 प्रमुख शाश्वत उद्यान, कैलित की जागीर। अगर कोई एक चीज थी जिससे केलित को शाश्वत उद्यान से बाहर कदम रखने से भी ज्यादा नफरत थी, तो वह थी असभ्य जानवरों को उसमें प्रवेश करने देना, जो अपनी बर्बरता और क्रूरता से इसकी पवित्रता को दूषित करते थे। और दुर्भाग्य से आज उन दुर्लभ, दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में से एक था। सबसे पहले मॉरिस द डिसीवर पहुंचा। हमेशा की तरह अधनंगा, सीने पर नंगे बदन और बेफिक्र, उसकी त्वचा पीली और चिकनी थी मानो उस पर कभी सूरज की रोशनी पड़ी ही न हो, जबकि उसके लंबे काले बाल उसके सिर के ऊपर असामान्य रूप से लहरा रहे थे, एक धुंधले स्थिर क्षेत्र द्वारा हवा में लटके हुए, उसके हर कदम के साथ थोड़ा थोड़ा हिलते हुए, मानो गुरुत्वाकर्षण भी उसकी उपस्थिति में झुक गया हो। कैलित, जो शांत मुद्रा में था और दिव्य धागे से सिले हुए रेशमी वस्त्रों में सजे हुए थे, ने उस व्यक्ति की नंगी छाती पर अपनी आंखें गड़ा दी और तुरंत नजरें हटा ली, क्योंकि मॉरिस के निपल्स हमेशा सीधे आगे की ओर इशारा करते हुए प्रतीत होते थे, मानो वे ब्रह्मांड के साथ निरंतर टकराव में जकड़े हुए हों। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि यह भद्दा था, हालांकि यह था, बल्कि इसलिए कि यह जानबूझकर किया गया था। ये सुंदरता का एक सोची समझी अवहेलना थी, जिसे कैलित ने सदियों से इस शाश्वत उद्यान में बड़ी मेहनत से बनाए गए सामंजस्य को भंग करने और बिगाड़ने के लिए रचा था। और फिर हैमुथ आया, वो हरामखोर। कैलित को ये जानने के लिए मुड़ने की भी जरूरत नहीं थी कि वह आ चुका है। सबसे पहले भयानक दुर्गंध ने दस्तक दी, तीखी, धातु जैसी, खून, पसीने और जले हुए मांस का मिश्रण,
जैसे किसी ऐसे बूचड़खाने के अंदर का वातावरण जहां कभी पोछा न लगा हो। एक ऐसी गंध जिसने शाश्वत उद्यान की वनस्पतियों को तुरंत आहत कर दिया, क्योंकि फूल सिकुड़ गए और लताएं सहज रूप से मिट्टी में वापस चली गई, मानो उस भयानक अभिशाप से बचने की कोशिश कर रही हों जिसने अभी अभी दहलीज पार की थी। हेमोथ भारी धड़धड़ाते कदमों से चल रहा था। उसकी त्वचा जो 3 सहस्राब्दी पहले संगमरमर की तरह पीली थी, अब धब्बेदार लाल काली हो गई थी, क्योंकि वर्षों के रक्तपात ने उसके रोमछिद्रों में समाकर उसे कभी साफ नहीं किया था। वह अपनी कुल्हाड़ी को एक सामान्य वस्तु की तरह अपनी पीठ पर इस तरह लटकाए रखता था जैसे कोई बच्चा खिलौना लटकाता है। लेकिन वो कुल्हाड़ी किसी भी तरह से हानिरहित नहीं थी। जैसे ही इसका किनारा शाश्वत उद्यान की मिट्टी से टकराया, संपर्क बिंदु से क्षय की एक दृश्यमान लहर फूट पड़ी, क्योंकि 2 मीटर के दायरे में मौजूद पौधे राख में बदल गए, जिससे सड़न का एक घेरा पीछे रह गया जो कैलिथ की दृष्टि में झुलस गया। शाश्वत सम्राट का जबड़ा कस गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमेशा की तरह उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि वो संभवतः जीवित प्राणियों में सबसे परिष्कृत, सबसे बुद्धिमान और सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति थे, वे एक यथार्थवादी भी थे। और सार्वभौमिक सरकार की वास्तविकता ये थी कि 6 महान कुलों पर उनकी शक्ति ठीक इसी अपवित्र त्रिमूर्ति पर टिकी हुई थी। केलिथ चेहरा, मॉरिस मन, हेमोथ तलवार, उनके बीच बिल्कुल भी मेलजोल नहीं था। फिर भी हर कुछ दशकों में जब ऐसे खतरे सामने आते थे जिन्हें उनके नियुक्त किए गए देवदूत भी संभाल नहीं पाते थे, या जब अधीनस्थों के लिए बहुत नाजुक मामले होते थे और सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी, तो वे मिलते थे। और आज का दिन उन मनहूस दिनों में से एक था। कैलिथ अपने संगमरमर के मंडप के केंद्र में खड़ा था, जो झरनों और चमकते चांदी के पत्तों वाले पेड़ों से घिरा हुआ था, और उसकी निगाहें उसके सामने मौजूद 2 जानवरों के बीच घूम रही थीं। एक में गुरुत्वाकर्षण के जादू और हेरफेर की बू आ रही थी, दूसरे से खून और मौत की दुर्गंध आ रही थी। दरअसल वो बस यही चाहता था कि यह मुलाकात जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इससे पहले कि उनमें से कोई भी जोर से सांस लेकर एक और ऑर्किड को नष्ट कर दे। स्वागत है, कैलिथ ने कहा। उसकी आवाज चांदनी रात में डूबी झील की तरह शांत थी, और उसमें जरा भी अरुचि नहीं झलक रही थी। उसने स्वप्न पत्थर से तराशी गई 2 आमने सामने की सीटों की ओर इशारा किया, जो उसकी अपनी सीट से बिल्कुल बराबर दूरी पर रखी थी। हेमोथ ने कुर्सी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके धातु प्लेटेड बूटों ने बगीचे के कुछ पवित्र तिपतिया घास को कुचल दिया, जिससे उसके पैरों के बीच से एक तेज आवाज आए। बेशक मॉरिस भी नहीं बैठा। वो आलस से नीचे उतरा, अपने पैरों को हवा में ही मोड़कर सीट से कुछ इंच ऊपर मंडराता रहा, इतना अहंकारी कि वो कभी किसी और द्वारा बनाई गई चीज को छू भी नहीं सकता था। केलिथ की आंख फड़क उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जल्द ही विषय बुराई के पंथ की ओर मुड़ गया और उन तीनों के पास उस बारे में कुछ न कुछ कहने को था। मॉरिस, तुमने ब्रह्मांड में मौजूद ओरिजिन मेटल के सबसे बड़े ज्ञात भंडार के सटीक निर्देशांक किसी को दे दिए, ये तुम्हारी लापरवाही थी, कैलिथ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जैसे रेशम अपनी परतों के नीचे स्टील को छुपाए हुए हो। अगर स्काईशट के उस लड़के ने सचमुच इसे पंथ को, सोरोन को सौंप दिया है, तो हो सकता है कि हमने उसे वो एक चीज दे दी हो जो पलड़ा पलट सकती है। ओरिजिन ब्लेड हाथ में आते ही सोरोन एक ऐसा खतरा बन जाएगा जिसका सामना करने के लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं है। हेमोथ ने एक तीखी फुफकार भरी, जिसकी आवाज में उपहास झलक रहा था, और उसने आलस्य से अपनी उंगलियों के जोड़ों को अपने घुटने पर चटकाया। सिर्फ तुम अपने भाई से डरते हो, काया, बाप के कातिल। मैं नहीं डरता, उसने कहा। उसकी आवाज लोहे में पिसे हुए पिघले पत्थर की तरह कर्कश थी। मैं उससे साल के किसी भी दिन लड़ूंगा। अरे, मैं उससे आज ही लड़ूंगा। मॉरिस ने नाक से सांस छोड़ते हुए आनंद का इजहार किया। उसके होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। हाँ, हमें याद है पिछली बार जब तुमने कोशिश की थी तो क्या हुआ था। उसके लहजे में व्यंग्य भरा था। तुम्हारी टूटी हुई कुल्हाड़ी, तुम्हारे कटे हुए अंग, यहां तक कि खून बहने से बेहोश होते समय तुम्हारे चेहरे पर वो खालीपन भी था। तुम मरते हुए जानवर की तरह तड़प रहे थे और कैलिथ और मुझे तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़ी थी। हेमोथ कांप उठा, उसकी गर्दन की मांसपेशी फूल गई और उसने इतनी अचानक से अपना सिर मॉरिस की ओर घुमाया कि यहां तक कि अटल धोखेबाज भी सहज रूप से आधा कदम पीछे हट गया। ये हलचल सूक्ष्म थी, लेकिन केलिथ ने इसे भांप लिया। मॉरिस की आंखों में पल भर के लिए भय, एक कच्चा और आदिम भाव झलक उठा। मुझे यही लगा था, ओशन बॉय, हेमोथ ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। तुम दोनों अब भी जानते हो कि जब तक कैलिथ अपने पिता द्वारा छोड़ी गई उन छोटी खानदानी तलवारों को चलाना शुरू नहीं करता, तब तक तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते।
इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा केवल एक ही सच्चा प्रतिद्वंदी रहा है, और वह था टाइमलेस असासिन। उसकी कोई भी संतान, न तुम न सोरोन, कभी उसके करीब भी नहीं आ सकी। उनकी आवाज एक सब तक नीचे चली गई, जो तूफान से पहले की गड़गड़ाहट की तरह गहरी गूंज रही थी। लेकिन मैं फिर भी सोरोन से लड़ूंगा, क्योंकि मेरे अलावा वो इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास पलक झपकाने मात्र से ग्रहों को दो हिस्सों में बांटने की शक्ति है। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, कैलिथ और मॉरिस दोनों की आभाएं तेज हो गईं। उनके आसपास की हवा हिंसक रूप से झिलमिला उठी, क्योंकि दिव्य दबाव अचानक बाढ़ की तरह बगीचे में फैल गया। कैलिथ की आभा से शीतल सुंदरता और दिव्य क्रोध का मिश्रण निकल रहा था, जो तारों की रोशनी से बनी प्रेतवाधित लताओं का रूप धारण कर रहा था। प्रत्येक पत्ती पर लिखित इतिहास से भी पुराने प्रतीक खुदे हुए थे। उसके आसपास के फूल असामान्य गति से खिल उठे, फिर उसकी बढ़ती ऊर्जा के दबाव में तुरंत मुरझा गए। पंखुड़ियां राख में बदल गई, जो एक पूर्ण सर्पिल आकार में ऊपर की ओर तैरने लगी। मॉरिस की ऊर्जा अधिक अराजक थी, मानो गरज और आग का एक घूमता हुआ भंवर हो, जो अंदर की ओर घूम रहा हो, मानो वास्तविकता को ही निगलने की कोशिश कर रहा हो। आसपास के तालाबों का पानी उल्टी दिशा में उबलने लगा, बूंदें हवा में ऊपर उठते ही जमने लगी, मानो विकृत समय और स्थान के कारण हवा में ही रुक गई हों। पीछे न रहने की चाह में हेमुत ने भी उसी तरह जवाब दिया। उसकी दिव्य शक्ति ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और आकाश को चीर दिया। उसके रोमछिद्रों से काली लपटें निकल रही थी और लाल बिजली हवा में कड़क रही थी, जिससे पास के चांदी के पत्तों वाले पेड़ जलकर राख हो गए, जबकि उसके नीचे की जमीन फट गई और ग्रह के मेंटल के भीतर से भाप निकलने लगी। कभी संतुलन और शांति का अभयारण्य रहा शाश्वत उद्यान अब किसी प्रलयकारी तूफान की प्रस्तावना जैसा प्रतीत होता था। समय डगमगाया, स्थान विकृत हो गया, और एक नाजुक क्षण के लिए भौतिकी के नियम स्वयं उन तीन देवताओं को धारण करने के दबाव में झुकते हुए प्रतीत हुए, जिनका झुकने का कोई इरादा नहीं था। कैलिथ ने हाथ उठाते ही अपनी नाक के नथुने फुला लिए, उसकी उंगलियां थोड़ी सी फड़कने लगी। बस करो, उसने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा। मेरे पवित्र स्थान को युद्ध का मैदान मत बनाओ। अगर हमें लड़ना ही है, तो हम ऐसी दुनिया में लड़ेंगे जिसकी कमी हम में से किसी को भी खलेगी नहीं। तनाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि जम गया, और तीनों दिग्गजों द्वारा धीरे धीरे अपनी आभा को वापस नियंत्रित करने के कारण एक गतिरोध में तब्दील हो गया। शाश्वत उद्यान ने राहत की सांस ली, पत्ते कांपने लगे, पानी फिर से बहने लगा, और अराजकता के कारण दूर हो चुकी चांदी जैसी धुंध अब लौट आई, जिसने मंडप को एक बार फिर शांति से ढक लिया, चाहे वो शांति कितनी भी नाजुक क्यों ना हो। मॉरिस ने अपनी बाहें मोड़ी और मुस्कुराया। हेमुथ ने अपनी जीभ चटकाई और बैठ गया। उसके शरीर से अभी भी भट्टी जैसी गर्मी निकल रही थी, जबकि कैलिथ चुपचाप चाय बनाने लगी। उसे पहले से ही डर लग रहा था कि आगे क्या होगा, क्योंकि ऊपरी तौर पर शांति के बावजूद उन तीनों के बीच एक बड़ा युद्ध अब केवल कुछ ही बातचीत की दूरी पर था। अध्याय 468 समझौता। शाश्वत उद्यान। कैलिथ ने चाय की पत्तियां तैयार करना शुरू भी नहीं किया था कि मॉरिस ने फिर से चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज शांत थी, लगभग मनोरंजक थी, जैसे कोई कलाकार उस खंडहर की प्रशंसा कर रहा हो जिसे उन्होंने अभी अभी साथ मिलकर चित्रित करना समाप्त किया था। तो क्या हम उस मुद्दे पर बात करें जिस पर हम सब चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? उसने पूछा। तभी कैलिथ ने अपनी नाक से जोर से सांस छोड़ी। उसे पहले से ही चाय में जहर न डालने का पछतावा हो रहा था। अनुमति का इंतजार किए बिना मॉरिस ने बोलना जारी रखा, अपने स्वप्न पत्थर के आसन से थोड़ा ऊपर उठते हुए। अगर पंथ के पास ओरिजिन मेटल तक पहुंच है और सोरोन सचमुच उससे धातु गढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम दोनों ये जानते हो। यदि 6 महान कबीले अपने जीवन के लिए खतरा महसूस करते हैं, तो वे सार्वभौमिक सरकार के प्रति अपने समर्थन पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आखिरकार, ये कहना मुश्किल है कि सोरोन इस तरह के ब्लेड का क्या करेगा। मतलब, आखिर वो टाइमलेस असैसिन का बेटा है। शायद वो अपने पिता के साथ विश्वासघात करने वालों का पीछा करना शुरू कर दे और उन्हें मक्खियों की तरह मार डाले। मॉरिस ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए सुझाव दिया। कैलिथ ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बल्कि 3 प्यालों में हल्के सुनहरे रंग की चाय डालने पर ध्यान केंद्रित किया। भाप धीरे धीरे ऊपर की ओर घुमावदार रूप में उठ रही थी, मानो चर्चा के बोझ से बचने की कोशिश कर रही हो। पुष्टि होने से पहले सबसे बुरी बात मान लेना बेहतर नहीं होगा, उसने अंततः उत्तर दिया, मॉरिस को एक कप देते हुए और एक कप हेमुथ की ओर बढ़ाते हुए, जिसे हेमुथ ने घुरघुराते हुए दूर कर दिया। लेकिन अगर सबसे बुरा सच है, कैलिथ ने आगे कहा, तो सोरोन के हाथ में एक भी ओरिजिन ब्लेड ब्रह्मांड में शक्ति संतुलन को बहुत हद तक बदल देगा। हम में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता,
लेकिन अगर उसके पास अस्तित्व की जड़ से बना कोई हथियार है, तो हमारी संयुक्त शक्ति भी उसे पागलों की तरह हमारा पीछा करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। मॉरिस ने सोच विचार करते हुए अपनी चाय के कप के किनारे को थपथपाया। इससे पंथों की अचानक की गतिविधियों का पता चलता है। इतने लंबे समय बाद उन्होंने किसी ड्रैगन का नाम क्यों रखा, और हाल ही में वे इतने सक्रिय क्यों रहे हैं। सोरोन शायद बहुत आत्मविश्वास महसूस कर रहा होगा। जब कैलिथ की उंगलियां अकड़ गईं, तो मॉरिस ने सुझाव दिया। वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन तर्क सही था। इसके बाद मॉरिस ने हेमुथ की ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर सोरोन स्वयं के लिए मूल धातु तैयार करने के लिए ब्लैक होल में प्रवेश करता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि पंथ के भीतर मौजूद अत्यधिक कुशल लोहार इसे एक अद्वितीय तलवार में बदल देंगे। ऐसे माहौल में शायद अब समय आ गया है कि हम इस पंथ को खत्म करने के अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें। चलिए एक कदम पीछे हटते हैं, पंथ को अपनी सीमाओं का थोड़ा विस्तार करने देते हैं। एक ऐसे शांति समझौते पर फिर से बातचीत करें जो अगले 100 वर्षों तक युद्ध न होने की गारंटी दे। केलित ने अनिच्छा से सिर हिलाया। नियंत्रण की रणनीति, आदर्श नहीं, लेकिन आकाशगंगा स्तरीय हार से बेहतर। केलित सहमत हो गई, हालांकि हेमुथ प्रभावित नहीं हुआ। तुम दोनों दयनीय हो, उसने अपमानजनक लहजे में कहा, जबकि कैलित ने अपने जबड़े भींच लिए और मॉरिस ने केवल अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम्हें लगता है कि सोरोन ने तलवार बना ली है? हेमुथ ने गर्दन चटकाते हुए पूछा। तुम्हें लगता है कि उसे ब्लैक होल में प्रवेश करने और जलने की प्रक्रिया से बचने का समय मिला होगा? इसके लिए तैयारी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक तैयारी की है। अभी तक तो नहीं। वो मंडप के किनारे की ओर बढ़ा और ऊपर कृत्रिम सूर्य के खंडित प्रकाश में जगमगाते हुए शाश्वत उद्यान के विशाल चांदी के आवरण को निहारने लगा। अगर हमें हमला करना है, तो अभी करना चाहिए, जब वो कमजोर है, जब वो अपने उस नए बिग्रेल को प्रशिक्षण देने में व्यस्त है जिसे उसने राजा बनाया है। अगर तुम कायरो की तरह यहां बैठकर संधियां करना चाहते हो, तो करो, लेकिन मुझे वह खानदानी तलवार दे दो जो तुम्हारे पिता ने छोड़ी थी, केलित। मैं उसे लेकर खुद इक्स्टल में घुसूंगा और सोरोन को कुछ भी बनाने से पहले ही मार डालूंगा। हेमुथ ने दावा किया, और शाश्वत उद्यान एक पल के लिए शांत हो गया। कदापि नहीं। एक सेकंड बाद ही गुस्से भरी आवाज आई, जब कैलिथ खड़ा हुआ और हेलमुथ की ओर उंगली उठाई, फिर उसे मुट्ठी में कस लिया। अगर मैं तुम्हें वो तलवारें देकर सोरोन के पीछे भेज दूं, तो तुम उन्हें सही सलामत लेकर वापस नहीं आ पाओगे। असल में, मुझे शक है कि तुम बच भी पाओगे। तुम उससे पहले भी लड़ चुके हो, और बाल बाल बचे थे, और तब उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो तुम्हें समय से मिटा सकती हो। अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, उसे आपको मारने के लिए चाकू की जरूरत नहीं है। हाथ में धातु का एक बड़ा टुकड़ा लेकर वो तुम्हारी खोपड़ी को पीट पीट कर मार सकता है। हेमुथ धीरे से मुड़ा, और इस बार उसकी आंखों में जो आग थी, वो केवल सामान्य क्रोध नहीं थी, यह एक आदिम क्रोध था। अगर तुम अपने उन चाकुओं को बाहर नहीं निकालोगे तो उनका क्या फायदा? तुम इन्हें जमाखोरी कर रहे हो, एक काया की तरह, एक ऐसे संग्राहक की तरह जो अपनी कीमती प्राचीन वस्तुओं को खोने के जोखिम से बहुत डरता है। केलित के चेहरे के भाव में कोई बदलाव न आने पर हेमुथ ने शिकायत की। नहीं, मैं इन्हें संरक्षित कर रहा हूं। इनका इस्तेमाल 6 महान कुलों और दुष्ट पंथ को नियंत्रण में रखने के लिए एक निवारक के रूप में कर रहा हूं, केलित ने तर्क दिया। तभी मॉरिस ने धीमी सी सीटी बजाई और अपनी चाय कुर्सी के आर्मरेस्ट पर रख दी। लो, फिर वही शुरू हो गया, मॉरिस ने कहा। उसे एक और झगड़े की पूरी उम्मीद थी। जैसे ही हेमुथ आगे बढ़ा, उसके नीचे की जमीन गर्मी से चरमरा रही थी। तुम्हें पता है ना कि उन तलवारों के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उनके बिना तुम 6 महान कुलों के देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो। तुम मेरे और मॉरिस के साथ एक ही समूह का हिस्सा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास वो खतरनाक तलवारें हैं, हेमुथ ने याद दिलाया। तभी कैलिथ ने अपनी आत्मा से एक मूल खंजर निकाला और उसे बरसेका की ओर तान दिया। ओह, सच में? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि इस समूह का नेता मैं हूं, तुम नहीं? कैलिथ ने कहा। तभी मॉरिस ने ताली बजाई और धीमी आवाज में लड़ो 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 का जाप किया। केलिथ की धमकी पर हेमुथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस नाक सिकोड़ी और दूसरी तरफ देखने लगा। हेमुथ की दिखावटीपन के बावजूद सच्चाई ये थी कि शक्ति के मामले में वे तीनों बराबर के थे, और गंभीर परिणामों का सामना किए बिना कोई भी दूसरे को हरा नहीं सकता था। और इसलिए अंत में हेमुथ के पास केलिथ से वास्तव में लड़ने से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अभी बगीचे को ध्वस्त न करें, मॉरिस ने कहा, और आश्चर्यजनक रूप से इस बार उन्होंने शांतिदूत की भूमिका निभाई। केलिथ तलवारें नहीं छोड़ेगा। हेमुथ युद्ध चाहता है। मुझे जानकारी चाहिए। तो
इसके बारे में क्या ख्याल है? वो थोड़ा और ऊपर तैरने लगा और उसकी उंगलियां हवा में धीरे धीरे वृत्त बनाने लगी, जिससे एक्स्टल एगोन वेयर की अंतिम उपस्थिति और पिछले महीने के दौरान ज्ञात पंथ आंदोलन के अंशों की मायावी आकृतियां बनने लगी। चलो सोरोन को उकसाते हैं, सीधे तौर पर नहीं, बेड़ों के साथ नहीं। चलो वहीं वार करते हैं जहां भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा असर पड़ता है, प्रतीकात्मक रूप से। चलो नए ड्रैगन को मार डालते हैं। हेमोथ की आंखें सिकुड़ गईं। पंथ के इलाके के अंदर? मॉरिस ने सिर हिलाया। अगर नया ड्रैगन उनकी धरती पर मर जाता है और सोरोन कोई जवाब नहीं देता, तो हम समझ जाएंगे कि वो सचमुच किसी और काम में व्यस्त है, शायद किसी ब्लैक होल में। लेकिन अगर वो जवाब देता है, तो हम उस जवाब को मापेंगे। ऑरा सिग्नेचर, समय का फैलाव, दैवीय दबाव। हम जान जाएंगे कि तलवार गड़ी गई है या नहीं, बिना किसी युद्ध क्षेत्र में कदम रखे। हेमोथ ने धीमी सी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि लड़के को मारना आसान होगा? मैंने यह नहीं कहा कि यह आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त बलि के बकरे मौजूद हैं। केलिथ काफी देर तक चुप रही, फिर अंत में उसने एक बार सिर हिलाया। तुम्हारे मन में कौन है? मैंने अपने बेटे को जुक्तर की सीमा पर भेज दिया है, लेकिन सोरोन ने उस पर नजर रखी हुई है। हेमोथ ने अपनी गर्दन को फिर से चटकाया, फिर दस्ताने पहने हुए मुके से अपनी खुली हथेली पर जोरदार प्रहार किया। मैं अपने उन्मादी सैनिकों की सेना भेज सकता हूं, वे कुछ ग्रहों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मॉरिस ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो खुला युद्ध शुरू हो जाएगा, जबकि हमें गुप्त कार्रवाई की जरूरत है, तमाशे की नहीं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जिसे आसानी से हटाया जा सके, कोई सक्षम व्यक्ति, लेकिन जिसकी काबिलियत को नकारा जा सके। और अगर वो असफल हो जाता है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो सफल हो जाता है, तो सोरोन के पास अपने पत्ते खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। कुछ क्षणों के लिए तीनों देवता एक मत हो गए। दुर्लभ, तनावपूर्ण, नाजुक। यह उस तरह का समझौता था जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा रक्तपात से पहले होता था, और इसी के साथ कैलिथ एक बार फिर अपनी चाय की ओर मुड़ गया। तो फिर बात पक्की हो गई, हम ड्रैगन को निशाना बनाएंगे और सोरोन की प्रतिक्रिया की जांच करेंगे। अध्याय 469, रक्षक, ग्रह तिथिया। एगोन वेयर के ड्रैगन के रूप में ताजपोशी के कुछ दिनों बाद। परंपरा के अनुसार एक बार जब किसी नए ड्रैगन का राज्याभिषेक हो जाता था, तो पंथ के भीतर सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं के बीच एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था, जो पहले से ही सेना के प्रति समर्पित नहीं थे। इस टूर्नामेंट का एकमात्र उद्देश्य उस व्यक्ति का चयन करना था जो ड्रैगन के निजी अंगरक्षक के रूप में कार्य करेगा। इस योद्धा को ड्रैगन की ढाल की उपाधि दी गई थी, एक ऐसा नाम जो अपने साथ अपार प्रतिष्ठा और एक दर्दनाक विरासत दोनों लेकर आता था, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ढाल लगभग हमेशा ड्रैगन से पहले मर जाती थी। उन्हें चयन के क्षण से ही स्वयं को खतरे में डालने, मंत्रों को रोकने और दूसरों के लिए बनी तलवारों को अपने ऊपर लेने, मृत्यु के सामने छलांग लगाने और मुस्कुराते हुए मरने का कार्य सौंपा गया था, बशर्ते इसका मतलब ये हो कि ड्रैगन अगले दिन लड़ने के लिए जीवित रहेगा। यह एक ऐसा सम्मान था जिसका सपना केवल सबसे बलवान, सबसे वफादार और सबसे निस्वार्थ योद्धा ही देख सकते थे। और इस बार इसे हासिल करने की प्रतियोगिता बेहद क्रूर थी, क्योंकि हर युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो खुद को इसके योग्य समझता था, आगे आया, अपना दावा पेश करने और पंथ के नए मसीहा की सेवा में अपना जीवन अर्पित करने के लिए बेताब था। हालांकि मैदान में उमड़ पड़े युवा खिलाड़ियों की बाढ़ के बावजूद, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से तेज, मजबूत या अधिक आकर्षक था, केवल एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ऐसा था जिसने अभिमान के बजाय उद्देश्य के साथ लड़ाई लड़ी। वाल्ट्री, एक 42 वर्षीय योद्धा, जो किसी इंसान से ज्यादा किले की तरह मजबूत था, जिसने दुनिया को कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि एक अधूरी विरासत को पूरा करने के लिए रिंग में कदम रखा था। वो न तो सबसे तेज था और न ही तकनीकी रूप से सबसे कुशल। कम से कम 5 अन्य लोग थे जो सीधे द्वंद्व युद्ध में उसे हरा सकते थे, और शायद उससे भी अधिक लोग थे जिन्होंने प्राचीन वंशों से विरासत में मिली दुर्लभ मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन वाल्ट्री के पास कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था। संकल्प, एक प्रकार का अटूट, आत्मा की गहराई में समाया हुआ विश्वास जिसे सिखाया या अनुकरण नहीं किया जा सकता था। जब दूसरे लोग आग की तरह लड़ रहे थे, तब वो धैर्य से लड़ रहा था। जब दूसरे लोग प्रभावित करने की कोशिश करते थे, तो वो सतर्क रहता था। और वो एक के बाद एक वार सहता रहा, एक के बाद एक मुकाबले में, जब तक कि उसका अंतिम प्रतिद्वंद्वी, बिजली की तरह तेज प्रतिक्रियाओं वाला एक 31 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी, अत्यधिक थकावट से गिर पड़ा और वाल्ट्री के अंदर समाहित इच्छाशक्ति की दीवार को तोड़ने में असमर्थ रहा।
यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। ड्रैगन की अगली ढाल मिल गई थी। और ठीक अपने पिता की तरह वही व्यक्ति जिसने कभी नोआ एशबर्न की सेवा की थी और ब्लैक सरपेंट्स द्वारा किए गए कुख्यात हमले के दौरान मोर्चा संभालते हुए शहीद हो गया था, वाल्ट्री ने भी अब रक्षक की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया। 32 साल पहले एक अज्ञात युद्ध क्षेत्र में। वाल्ट्री, याद रखना, बुजुर्गों की परिषद वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हमें फंसाया गया है। किसी ने भगवान नूह के साथ विश्वासघात किया है, जेम्स ने कहा, और साथ ही उसने अपने बेटे वाल्ट्री के हाथ में एक गुप्त ताबीज रख दिया, जो उस समय केवल 10 साल का था। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों? पंथ के भीतर का कोई व्यक्ति ड्रैगन के साथ विश्वासघात क्यों करेगा? क्या हम एक ही पक्ष में नहीं हैं? क्या धर्मी गुट के भीतर के राक्षस नहीं है? वाल्ट्री ने रोते हुए पूछा, क्योंकि इतनी कम उम्र में भी वह जानता था कि यह विदाई है। हम सब राक्षस हैं, वाल्ट्री। हम में से कुछ लोग इसे छिपाने में माहिर होते हैं। बुजुर्ग लोग सद्गुणों की बात करते हैं, फिर भी सत्ता के भूखे रहते हैं। वे बुराई की निंदा करते हैं, फिर भी अपने पापों को उचित ठहराते हैं। जब तुम बड़े हो जाओ तो याद रखना कि सबसे बड़े अपराध खलनायकों द्वारा नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो स्वयं को धर्मी मानते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को नेक समझता है, वह किसी भी क्रूरता और विश्वासघात को जायज ठहरा सकता है। और इसलिए वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक खतरनाक है जो वास्तव में जानता है कि वह क्या है। बुराई करने वाले की निंदा करने से आसान कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें समझना सबसे कठिन काम है। अच्छाई और बुराई की रेखा गुटों या वर्गों के बीच नहीं बढ़ती। ये हर इंसान के दिल में बसा होता है। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई का बखान करता है, उस पर भरोसा मत करो। उस पर भरोसा करो जो अपने अंदर के अंधेरे को जानता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। जेम्स ने अपने बेटे के सिर को आखिरी बार प्यार से सहलाते हुए कहा, और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वाल्ट्री, बड़े होकर ताकतवर बनना, और जब अगले ड्रैगन का राज्याभिषेक हो तो उसकी रक्षा मुझसे भी बेहतर करना, जेम्स ने जाने से पहले कहा, और वाल्ट्री दौड़कर एक पेड़ के पीछे छिप गई। वर्तमान समय, ग्रह तिथिया, मंद रोशनी वाले कमरे में वाल्ट्री अकेला खड़ा था। उसके हाथ ठंडे बेसिन पर टिके हुए थे। पानी की बूंदें उसके चेहरे से फिसलकर चुपचाप सिंक में टपक रही थीं। उसके सामने का दर्पण खरोंचों से भरा और धुंधला था। समय के साथ उस पर दाग लग गए थे, लेकिन फिर भी उसमें इतना प्रतिबिंब था कि वो खुद को उस व्यक्ति के रूप में देख सके जो वो बन चुका था, या यूं कहें कि वो व्यक्ति जो वो आज बनना चाहता था। उसने पलकें झपकाईं, अपनी आंखों में देखा और उसे कुछ भी असाधारण नहीं दिखा। जीवन की कोई चमक नहीं, उसके पिता की क्रूरता का कोई निशान नहीं, बस एक लड़का जो एक ऐसी किंवदंती की छाया में पला बड़ा था जिसे दफनाने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला। जैसे ही उसने बेसिन को और कसकर पकड़ा, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। आज का दिन ही वो दिन था, वो दिन जब उन्होंने अंततः स्वयं से बड़ी किसी चीज में कदम रखा। वो दिन जब वो केवल जेम्स का बेटा वाल्ट्री नहीं रह गया था। आज वो ड्रैगन की ढाल बन गया। सांस उसने एक बार धीरे से सांस छोड़ी, फिर अपने औपचारिक कवच के कुंडी को पकड़ा। यह अभी अभी बना था, इस पर आरोहण पंथ का चिन्ह खुदा हुआ था। इस पर अभी तक कोई खरोंच नहीं थी, ये बिल्कुल सही सलामत था। हालांकि वो जानता था कि वो इसे जल्द ही गंदा कर देगा। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। मैं डगमगाऊंगा नहीं, उसने अपनी परछाई से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। मैं असफल नहीं होऊंगा। उसकी उंगलियां उसकी कमीज के नीचे दबे ताबीज के किनारे से छू गईं। लोहे का एक घिसा पिटा टुकड़ा आग से काला पड़ गया, जो वर्षों पहले ब्लैक सरपेंट्स के हमले के बाद उसके पिता की तलवार के मूठ का एकमात्र अवशेष था। उन्हें शव कभी नहीं मिला, लेकिन उन्हें दफनाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई। और उस दिन के बाद से वाल्ट्री ने एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण लिया था, न तो बदला लेने के लिए, न ही पहचान पाने के लिए, बल्कि वो करने के लिए जो उसके पिता नहीं कर सके। सहन करना, बचने के लिए। चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, ड्रैगन का पतन नहीं होगा, उसके रहते तो बिल्कुल नहीं। जब तक उसका दिल धड़कता रहेगा, तब तक नहीं। छप छप। उसने आखिरी बार अपना चेहरा धोया, सीधा खड़ा हुआ, और फिर बिना किसी झिझक के दर्पण से मुंह फेर लिया। आगे का गलियारा प्रतीक्षारत था। ड्रैगन एगोन वेयर ने भी ऐसा ही किया। और आखिरकार वाल्ट्री वाल्टानन परोसने के लिए तैयार थे। अध्याय 470। एगोन वेयर की भावनात्मक उथल पुथल। ग्रह तिथिया, ड्रैगन का महल, एगोन वेयर का दृष्टिकोण। एगोन वेयर को 5 साल की छोटी उम्र से ही मजबूत होने का दिखावा करना आता था। वो जानता था कि कैसे अपनी छाती फुलाकर, ठुड्डी ऊपर उठाकर, ऐसे चलना जैसे सड़क उसी की हो, और ऐसे बोलना जैसे दुनिया उसे सांस लेने के लिए ऋणी हो।
तिथिया के बाहरी इलाकों में एक बेघर अनाथ के रूप में रहने ने उसे यही सिखाया था कि यदि आप सम्मान की मांग नहीं करते हैं तो आप अदृश्य हो जाते हैं, और यदि आप अपने स्थान के लिए संघर्ष नहीं करते हैं तो आपका कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन जब से ड्रैगन का आवरण उसके कंधों पर जबरदस्ती डाला गया था, तब से उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जिसका स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। एक गहरा संदेह जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे आदर्श जिन्हें वह बचपन से ही ईश्वर का संदेश मानता था अब भी सत्य है, जबकि वह अब ड्रैगन बन चुका है। क्योंकि टिटिया की ठंडी सड़कों के बजाय जहां वो कभी नियमित रूप से सोया करता था, अब वो केंद्रीय हॉल के औपचारिक कक्ष से घिरा हुआ था। एक ऐसी जगह जो उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही परिष्कृत थी, जो चमकते हुए माना क्रिस्टल और पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श से सजी थी, जो सजावटी जादू से जगमगा रही थी। उसे बाहर से मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। सैकड़ों आम लोग उसके महल के बाहर जमा हो गए थे। वे उनके नाम का जय जयकार कर रहे थे, उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे, उनके अस्तित्व की पूजा कर रहे थे, मानो वे किसी ऐसे प्रश्न का दैवीय उत्तर हो जो किसी ने उनसे पूछा ही ना हो। और इससे उसे अस्वस्थ महसूस होने लगा। वो इसके लायक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। लियो स्काईशर्ड ने उसके साथ जो किया था, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। अपनी हार की याद ताज़ा होते ही वेर की मुठियां कस गईं। वो क्षण, वो अपमानजनक, दिल दहला देने वाला क्षण। एक महान प्रतिभा को एक महान गुरु ने पराजित कर दिया। एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति, जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जिसने उसे दिखाया कि वास्तविक प्रतिभा कैसी दिखती है। और फिर तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाना, दया भाव से नहीं, लेकिन विश्वास के साथ, मानो लियो, वही योद्धा जिसने उसे हराया था, अब भी उसमें कुछ महत्वपूर्ण देखता हो। इसी वजह से उन्होंने स्वेच्छा से खिताब से किनारा कर लिया। किसी बात ने उसे ये कहने पर मजबूर कर दिया, ड्रैगन बनने के लिए तुम ही बेहतर विकल्प हो। क्योंकि ठीक उसी इशारे ने एगोन को तोड़ दिया था, क्योंकि तब तक उसने अपनी पहचान ताकत के इर्द गिर्द बनाई थी, जीत के इर्द गिर्द, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे वे दबा तो सकते थे लेकिन कभी नकार नहीं सकते थे। और अचानक उसी क्षण उसे एक वैकल्पिक सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक सच्चाई जहां वो सबसे शक्तिशाली नहीं था, वो दिव्य रक्त वाला अकेला नहीं था, और वो अकेला ऐसा नहीं था जिसे विशेष माना जाता था। उन्हें बस चुन लिया गया था, और यह भाग्य से नहीं हुआ, लेकिन किसी और की पसंद से। तो अब उस बोझ को अपनी पीठ पर गीले कपड़े की तरह धोते हुए एगोन ने बदलने की कोशिश की। उसने ड्रैगन की उपाधि धारण करने के अधिक योग्य बनने का प्रयास किया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था, न कि वे इसके लिए पैदा हुए थे, उन्होंने ये साबित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि उन्हें ड्रैगन बनाने का निर्णय वास्तव में सही था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अधिक संयमित, अधिक शाही और अधिक स्पष्टवादी बनने की कोशिश की। उसने अपने बैठने का तरीका बदला, अपनी आवाज का लहजा सुधारा, और खुद को मजबूर करके उन आम लोगों को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया जिन्होंने कभी सड़कों पर उस पर गुस्से से थूका था। वो धीरे धीरे बोलने लगा, सीधे चलने लगा। उसने प्राचीन ड्रैगनों की नकल करने की कोशिश की, जिनकी मूर्तियां अब उसके द्वारा प्रवेश किए जाने वाले हर कमरे में उसके पीछे मंडराती हुई दिखाई देती थीं। और फिर भी किसी न किसी तरह उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किसी समूह का हिस्सा है। अगर मैं उन सबको निराश कर दूं तो क्या होगा? यह विचार अब लगातार उसके दिमाग के कोनों में खटकता रहता था। और दिखावे और दबाव की उस नाजुक स्थिति में ही वो व्यक्ति प्रवेश कर गया। वाल्ट्री वाल्टानन, ड्रैगन की ढाल। उसका आगमन मौन था, उसके कदमों ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया, फिर भी किसी तरह उसमें एक ऐसे योद्धा की गंभीरता झलक रही थी जो जानता था कि वह स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगा रहा है। वेर उसकी ओर मुड़ा ही था कि वह आदमी 2 फीट की दूरी पर रुक गया और घुटनों के बल बैठ गया। ये हावभाव कुछ ज्यादा ही औपचारिक लग रहा था, बहुत भारी। और इससे एगोन का गला सूख गया। मेरे प्रभु, वाल्ट्री ने धीमी, संयमित और निष्ठापूर्ण आवाज में कहा, जिससे एगोन का पेट मचल गया। मैं वाल्ट्री हूं, आज से आपका रक्षक। मेरी इच्छा है कि मैं आपको कोई हानि पहुंचाने से पहले ही मर जाऊं। उन्होंने बिना पलक झपकाए यह बात कह दी, मानो ये पहले से ही तय हो चुका हो। एगोन कुछ पल के लिए उस आदमी को देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वाल्ट्री चौड़े कंधों वाला, पत्थर जैसे चेहरे वाला, अपनी उम्र से आसानी से दोगुना बड़ा और ऐसे कद काठी का था जैसे उसे युद्ध जीतने के लिए धमकियों की जरूरत नहीं पड़ती हो। और फिर भी वो यहाँ उसके सामने घुटने टेक रहा था, मानो वो उस व्यक्ति का दिव्य उद्धारक हो। और ऐसे ही क्षणों ने वेर को इस खिताब को फाड़ फेंकने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया कि यह किसी और का है।
क्योंकि भला उसके जैसा अनाथ भला कैसे एक सच्चे शूरवीर जैसे योद्धा को अपने सामने झुकते हुए स्वीकार कर सकता था। लेकिन फिर भी उसने अपनी बेचैनी को दबा लिया, उसे पीछे धकेल दिया और यथासंभव तटस्थता से बोलने की कोशिश की। आपकी उम्र, उसने पूछा, क्षण की असहजता से बचने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। 42, वाल्ट्री ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया। और आपका स्तर क्या है? अति उत्कृष्ट। इससे एगोन रुक गया। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने थोड़ा आंखें सिकोड़कर वाल्ट्री की दाढ़ी में दिख रही सफेद लकीरों और उनके बालों और आंखों में दिख रहे झुर्रीदार भाव को देखा। आप एक अलौकिक शक्ति हैं, तो फिर आपकी दाढ़ी और बालों में ये सफेद बाल क्यों हैं? क्या हमारे स्तर के लोग कम से कम 200 साल की उम्र तक अपनी बेहतरीन सुंदरता बनाए नहीं रखते? उनके लहजे में आरोप का कोई भाव नहीं था, बस सच्ची उलझन थी। और वाल्ट्री ने अपनी सराहनीय क्षमता का परिचय देते हुए प्रश्न पर न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही कोई हिचकिचाहट दिखाए। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा और नीचे झुका लिया। मैं इसे भूरे रंग में रंगता हूं, महाराज, उसने शांत और स्थिर स्वर में कहा। इससे मैं अपने पिता जैसा दिखता हूं। एगोन ने पलकें झपकाईं। उन्हें इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक तरफ तो वह उसे ये कहना चाहता था कि वह अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखना बंद करे, किसी और की यादों का बोझ उठाने के लिए अपनी व्यक्तिगत छवि को धूमिल न करना। लेकिन दूसरी ओर वह समझ गया था, और क्योंकि वह समझ गया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक बार सिर हिलाया और बात वहीं खत्म कर दी।